हाय गाइस, डीप टॉक में आपका फिर से स्वागत है। वेलकम टू डीप टॉक। आज मेरे पास एक बहुत ही खास मेहमान है, गेस्ट है, एक मित्र है, दोस्त है, एक लेखक है और ऑफ कोर्स एक आईएएस ऑफिसर है, और जिन्होंने आईएएस का ना सिर्फ एग्जाम क्लियर किया है और कैसे क्लियर किया है कि मतलब ही इज ऑल इंडिया रैंक 13th इन द आईएएस। बट और उससे इनक्रेडिबल बात ये है कि ये ऑल इंडिया रैंक 13th है जिन्होंने हिंदी मीडियम में पेपर दिया था। आईएएस के अपने पेपर हिंदी मीडियम में दिए थे, और हिंदी मीडियम में ऑफ कोर्स ही वाज नेशनल टॉपर एंड ओवरऑल आल्सो 13th रैंक इन आईएएस। जो आईएएस के एग्जाम को समझते हैं वो जानते हैं कि ये कितना कठिन है, और हिंदी मीडियम में करना तो कितना ज्यादा कठिन है। तो एक सलामी आपको पहले ही मैं दे रहा हूँ, निशांत जैन, वेलकम। थैंक यू सर। इट्स अ प्लेजर आपसे गुफ्तगू करना। एक बार पहले भी मुझे बात हुई थी, तो सबसे ज्यादा मजेदार लगता है आपका एक ये अंदाज जो है ना, एकदम खुलकर बात करने का और एकदम देसी तरीके से बात करने का। तो आई होप कि आज बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ बातें होने वाली है। होगी सर, हम हस्ती इंटरेस्टिंग लाए हैं इतनी ज्यादा, और इसका नाम है डीप टॉक, गहरी बात। तो यहाँ आराम से खुल के बात होती है, टाइम का प्रेशर नहीं रहता, जो यूट्यूब का एडवांटेज है। यहाँ कोई रैपिड फायर नहीं होता सर, यहाँ सिर्फ आराम आराम से बात होती है। उन बातों बातों में भी, एज यू नो, मेरा यूट्यूब का चैनल मोटिवेशन के लिए है, सो इन लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं। और आप मानोगे नहीं, मेरे को लोगों ने बोला कि अलग अलग फील्ड्स के लोग लाइए। मैंने सोचा था कि सिर्फ बॉलीवुड वगैरह में लोग क्रेजी होंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया बदल गया है। ऑफ कोर्स बॉलीवुड स्टार्स की अपनी अपील है, ग्लैमर है, वो सब है, मैं उनके साथ काम भी कर, नथिंग टू से अबाउट दैट। बट लोगों में एक ये चीज समझ आ गई है कि अचीवमेंट्स अलग अलग फील्ड में होती हैं, एंड एक्चुअली यस, ट्रू अचीवर्स हर जगह पे हैं। एक्चुअली बिल्कुल सही बात है। है बिल्कुल ना? सही बात है। और आप हो उनमें से एक स्टार हैं आप। आप, अरे सर ऐसा कुछ नहीं है, आपका बड़प्पन है, हम सिंपल से। नहीं नहीं, हाँ। और निशांत एक लेखक भी है। इनफैक्ट निशांत, मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ताकि मैं लोगों को भी दिखा रहा हूँ। ये निशांत की, ये अमेज़न का साइट है, और निशांत ने यूपीएससी पे भी तो बुक्स लिखी हैं। अ, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर। वाह, क्या नाम है सर आपकी बुक का! मतलब सीधी हो गई ना बात इधर उधर की। एंड देन हिज मोटिवेशनल बुक व्हिच एक्चुअली आई हैव आल्सो विद मी, जो अमेज़न पे भी है, आप देख रहे हो, रुक जाना नहीं। हिंदी में है और इंग्लिश में भी ये है बुक, जिसको डोंट यू क्विट, मैजिक ऑफ अनटायरिंग एफर्ट्स। ये बुक जो है बहुत ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, छोटी सी बुक है। एंड ऑफ कोर्स ही हैज डन मोर लाइक एसेज फॉर यूपीएससी एंड थिंग्स लाइक दैट। सो यू नो, ये काफ़ी कुछ कर चुके हैं लाइफ में अपना। मतलब बेसिकली ये इनकी बुक्स है, ये मेरे पास है गाइस। सो एक्चुअली इन्हीं बुक्स के जरिए मेरी इनसे मुलाकात हुई। निशांत इंटरव्यूड मी वंस, जब मेरी वन अरेंज मर्डर जो किताब है, जो हिंदी में आई, जो मैं देख रहा हूँ आपकी शेल्फ पे पड़ी हुई जी हाँ, अच्छा। ओ है अरे ना? वाह। मेरी वाह। नजर तेज है सर, हमारा माल वहां पड़ा हो तो कैसे नहीं पता लगेगा। अरे नहीं, थैंक यू, वाह। हाउ स्वीट। तो ये मेरे ही चैनल पे अपनी किताब दिखाई जाओ, वाह। पर तो सर एक वो निशांत ने है ना, म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी, हाँ, तो वो बस लग यही के। यही यही करते रहे, बैठे रहेंगे हम। तो निशांत ने मेरा इंटरव्यू लिया था तब, और मेरे को तब ये बातें पता भी नहीं थी निशांत के बारे में। मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे लगा कि बस इंटरव्यू ले रहा है, और ही इज रिटन दीज मोटिवेशन बुक्स। मुझे नहीं पता था कि आईएएस हैं और रैंक और हिंदी मीडियम, इसे मुझे बाद में पता लगा। एंड बिकॉज ही वाज सो डाउन टू अर्थ, एंड आजकल ये भारत सरकार के लिए काम करते हैं। ही इज राजस्थान सरकार। डायरेक्ट, राजस्थान सरकार, जो भारत सरकार, अच्छा अलग होता है, सॉरी नहीं, सर। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन है ना हमारा देश। हाँ हाँ, समझ गए सर। वो हमारी सिविक्स हिस्ट्री थोड़ी वीक थी ना। तो ये राजस्थान सरकार टेक्निकली, बट आई मीन ऑफ कोर्स ही सर्विंग इंडिया एज डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म इन राजस्थान, यस। है ना? तो राजस्थान का जो कमाल का टूरिज्म है, अ, उसमें निशांत का भी हाल है। तो हम निशांत की पूरी लाइफ के बारे में बात करेंगे, ये सब करेंगे। पर निशांत, अभी ये कोविड में तो बड़ी मुश्किल हो रही होगी टूरिज्म में। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कोविड से सबसे ज्यादा हिट जो सेक्टर हुआ है पूरे देश में और पूरी दुनिया में, वो टूरिज्म है। और टूरिज्म की जो एलाइड एक्टिविटीज हैं, जैसे कि होटल इंडस्ट्री है, गाइड हैं जो गाइडिंग का काम करते हैं, हाँ, तो मतलब सबसे ज्यादा मुझे उनका लगता है। फिर जो फोक आर्टिस्ट हैं, स्पेशली बहुत राजस्थान ज्यादा में तो बहुत सारे फोक आर्टिस्ट हैं, उनको वो काम नहीं हैं, मिला वो कैमल राइड्स, और ये मतलब छोट है। लाइक लोग, हर तरह के लोग हैं जो हाँ हाँ, बिल्कुल।
तो मतलब बेसिकली टूरिज्म में बड़े मतलब अमीर लोग भी बहुत ज्यादा हिट हुए हैं, क्योंकि इंडस्ट्री, होटल्स के जो ओनर्स हैं, उनके जो होटल में जो काम करते हैं, उनका भी बहुत ज्यादा रोजगार पे असर पड़ा। फिर जो कलाकार है ना, तो उनको काम नहीं मिला। बेसिकली उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ काम चाहिए। अगर इवेंट्स होंगे, अगर फेस्टिवल्स होंगे, तो उन्हें काम मिल जाए। तो हम्म। ये थोड़ा सा एक दिक्कत रही इस इंडस्ट्री में। या सो आई होप चीज़ें जल्दी ठीक हो जाए। आई एम श्योर आप भी लगे होगे, आपका रोल बिल्कुल अलग हो गया है। एक टाइम था जब मतलब टूरिज्म को कैसे, इतना टूरिज्म हो रहा है उसको कैसे संभालें। अब होगा कि जो बेचारे टूरिज्म की इनकम पे डिपेंड करते हैं उन्हें कैसे संभालें, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। निशांत, शुरू करते हैं आपकी जर्नी से। आपकी जर्नी बहुत अनयूजुअल है। हिंदी मीडियम वालों को हमेशा लगता है कि यार हमारा क्या होगा, और हिंदी मीडियम से लोग डरते हैं इंडिया में एक्चुअली। और आपने ना सिर्फ हिंदी मीडियम को अपनाया, आपने हिंदी मीडियम को गर्व से अपनाया। यू नो, यू वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आप हिंदी मीडियम से हो। एंड आई वाज आल्सो, आई नो हाउ हार्ड एंट्रेंस एग्जाम्स आर, क्योंकि सारी बुक्स ही इंग्लिश में रहती हैं ये वो, और हिंदी में करना। सो टेल, लेट्स गो बैक टू योर लाइफ। आपका जन्म मैंने सुना है मेरठ में हुआ। जी। ओके, तो कैसे थे आप जब कैसे स्कूल में जाते थे? आपके घर वाले अमीर थे, मेरठ के मालिक थे, सिंपल थे? आपका स्कूल कैसा था? आप स्कूल में कैसे बच्चे थे? शरारती थे, शांत थे, पढ़ाकू थे, क्या थे? अरे वाह, बहुत ही सही है। तो मैं मेरठ ना, मेरठ का नाम जिन लोगों ने, मशहूर शहर है मतलब, ठीक ठाक। क्रांति हुई थी वहाँ पे 1857 की, तो थोड़ा लोग भी थोड़ा सा मतलब ऐसे ही रहते हैं वहाँ पे। मतलब बात बात पे गुस्सा आ जाता है उनको जल्दी से। तो मैं मेरठ से हूँ, और मेरठ में क्या होता है, जैसे हर शहर का एक पुराना इलाका होता है, जैसे दिल्ली में पुरानी दिल्ली है, ऐसे ही मेरठ का जो पुराना इलाका है, वहाँ पे मैं बोर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। मोहल्ले जो होते हैं, मोहल्ले गलियाँ, वहाँ हम्म। पे रहा। और गली मोहल्ले में ऐसे ही अपना सिंपल, बहुत ही सिंपल फैमिली से था। और पढ़ाई में और स्कूल में बहुत शांत था मैं, एक्चुअली। अच्छा, क्या करते थे शरारत, आपके पेरेंट्स? मेरे पापा एक छोटी सी नौकरी करते थे, और मम्मी हाउस होम मेकर थी। और तो इस तरह से बिल्कुल एक जिसे कहेंगे कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। हम्म। तो उस तरह की फैमिली में मैं था। तो हम्म। स्कूल जो था मेरा, वो एक हिंदी मीडियम स्कूल था, जो मतलब उस समय एक नॉर्मल चीज थी हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ना। और मैं उसमें पढ़ता था। एक चीज थी कि वहाँ पे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी उस समय ना। जैसे हम्म। कि पढ़ाई के अलावा जो कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, लिटरेरी एक्टिविटीज होती हैं, तो वो बहुत ज्यादा होती थी, और मैं उनमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करता था। तो वो हम्म। मुझे लगता है कि उसने बहुत ज्यादा शेप किया। और पोएट्री, या फिर डिबेट, या फिर इस तरह की जो एस्से राइटिंग, क्विजेज, इस तरह की चीजें जो होती थी, उनमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते रहते थे हम लोग, बहुत बढ़ चढ़ के। तो वो एक टाइम, पढ़ाई पढ़ाई तो बहुत ज्यादा करता था मैं। पढ़ाई का तो मुझे बड़ी वो रहती थी कि मतलब मुझे टॉप ही करना है, इस तरह का। इस तरह के जो टॉपर टाइप के बच्चे होते हैं ना, उस तरह का मैं था। एक अच्छी बात थी मेरे साथ, जो मुझे आज भी अपनी यूएसपी लगती है, कि टॉपर होके भी मुझसे लोग हेट नहीं करते अच्छा, थे। सर आपको हेट करना बड़ा मुश्किल है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ एक नेगेटिव कमेंट नहीं आएगा इस यूट्यूब वीडियो पे। अच्छा। क्योंकि गारंटी है ये मेरी। क्योंकि टॉपर्स जो है ना, वो थोड़ा सा अलग ही रहते हैं थोड़ा सा। और हम्म। लोग उनसे इसलिए हम्म। भी नाराज रहते हैं कि इसने टॉप किया, तो हम लोगों पे प्रेशर बढ़ा। तो हाँ, नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ टॉपर्स को कौन पसंद करता है। बट क्या मतलब यू आर वेरी फ्रेंडली विद एवरीवन, और यू आर लाइक अ वेरी स्वीट बॉय, और आपकी लुक बड़ी क्यूट थी, क्या चक्कर था? लुक का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, आई वॉज वेरी फ्रेंडली टू एवरीवन, एंड आई यूज टू हेल्प अ लॉट। मतलब सब लोग मुझसे, कोई नाराज नहीं रहता। जो क्लास के सबसे बदमाश होते, वो भी मुझे प्रोटेक्ट करते थे। तो मतलब उनका भी मेरे ऊपर हाथ रहता था कि हाँ, ये अच्छा आदमी है, इज हेल्पफुल। मतलब तो सेटिंग सेटिंग थी आपकी। हाँ हाँ, बिल्कुल। कि है सेटिंग तो मेरी मेरी कॉलेज में भी थी। मेरठ अच्छा। कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ, और मैं वहाँ पे भी बहुत एक मतलब वही हाँ, पढ़ने वाले बच्चे। और एक सेकंड जस्ट, मतलब सॉरी, कॉलेज पे ऑफ कोर्स जाएंगे। तो जब आप स्टूडेंट थे और हिंदी मीडियम स्कूल में हो, आपने कहा लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सिंपल फैमिली, स्कूल सिंपल, ठीक है, एक्टिविटीज में आप पार्ट ले रहे हो, तब आपको क्या लगता था कि मैं बड़ा होके क्या बनूंगा, कुछ बड़ा बनूंगा, कुछ बड़ा करूंगा? या लगता था कि कई बार ऐसे जैसे हम बड़े हो रहे थे, हमें लगता है मेरे को टीचर बनना है या मेरे को ये बनना है, या आपको, आप अपने आप को कहीं ना कहीं आपको एहसास, आप कह रहे हो उस पढ़ाई में अच्छे थे, आपको क्या लगता था मैं क्या बन सकता हूँ, कहाँ तक जा सकता हूँ, मेरी औकात कहाँ तक है? ओके। तो ये बात बिल्कुल बहुत ही सही सवाल पूछा, क्योंकि सपने जो है ना, वो थोड़े से, ये भी कहते हैं ना कि जितने चादर हो, जितनी उतने ही पाँव पसारने चाहिए।
तो हमें अपना अपनी हैसियत तो पता थी कि हम जो है इतना कर सकते हैं, पर हाँ इतना जरूर था कि अपनी काबिलियत का थोड़ा एहसास था शुरू से ही कि हाँ अपने अंदर कुछ है, अपन कुछ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा लैंग्वेज में और लिटरेचर वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट था, तो शुरू से ही लगता था कि कोई ना कोई मैं इस तरह का काम। अच्छा एक बात और, मैं चाहता था बहुत छोटा था जब 10वीं के आसपास, तो मैं सोचता था कि मैं कभी बुक लिखूंगा बड़े होके। हम्म। और मजे की बात थी, मैं आपको देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। आपने जो 3 इडियट्स मूवी आई है ना, तो हम्म। वो तो है जो है नॉवेल पे बेस्ड है। लेकिन हमारी लाइफ में सच में 3 इडियट्स की कहानी है। हम लोग 3 दोस्त होते थे, और हम तीनों थोड़ी अपनी उम्र से ज्यादा चल रहे होते थे। हम्म। जैसे अगर हम 8th या 10th में थे तो हम बड़ी बड़ी बातें करते थे, डिस्कशन करते थे देश में क्या हो रहा है, और मतलब फिलोसफी में क्या कहा गया है। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें हम लोग बड़ी बड़ी डिस्कशन कर रहे होते थे। और हम लोग तीनों ही कुछ ना कुछ, हमारे अंदर क्रिएटिविटी थी। जैसे मैं कविताएं लिखता था और आर्टिकल्स वगैरह लिखने का शौक था उस समय भी मेरे को। मेरा एक फ्रेंड था वो कार्टून्स बनाता था, और तीसरा फ्रेंड जो था वो फिक्शन लिखता था। तो हम्म। हम तीनों थे, और बिल्कुल तीनों ही मेरठ में रहते थे, तीनों ही बिल्कुल सेम लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से। और तीनों रोज साथ रहते थे, रोज ज्यादा टाइम साथ बिताते थे। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि तीनों आज कहाँ कहाँ पे हैं। पर हम्म। वो देखो कि साइकिल पे हम तीनों घूम रहे होते थे। हम मेरठ में जो भी लोकल न्यूज़पेपर वगैरह होते थे वहां पे अपनी जो भी हमारी आर्टिकल या जो भी हम लिखते थे वो उसको वहां पे पब्लिश कराने के लिए दे के आते थे, और वो छप भी वाह, जाते थे। मतलब तो मतलब मेरठ के वो लोकल अखबार हैं? ये क्या क्या मतलब क्या नाम है उनके जैसे मतलब? लोकल मतलब जो मेरठ से जिनमें जिनके एडिशंस निकलते हैं, हाँ, तो जैसे आप दैनिक तब से जागरण है। उनमें, हाँ तो आप उसमें यस, भेजते थे लेटर्स, लेटर्स टू यस, एडिटर वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल, लेटर्स टू एडिटर, कॉलम कोई आता था तो उसमें अपना भी अपनी एंट्री भी भेज दी। हम्म। दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान। और कितने साल के थे आप जब ये कर रहे थे? हम मतलब तब तो हम 10th क्लास के आसपास मान लो आप। तो हम्म। अराउंड 15, वाह। 15 ईयर्स, 13, 14, 15, 16 ये वाली एज चल रही थी। मैं बच्चों के लिए कविताएं भी लिखता था, वो भी बाद में मैंने पब्लिश कराई है आप, बच्चों हम्म। की जो चिल्ड्रन पोएम्स होती हैं। एनीवे तो वो मतलब मुझे ये चीज आज भी विश्वास नहीं होता कि वो तीनों लड़के जो बिल्कुल ही कोई सपोर्ट नहीं था, कोई लाइफ में गॉड फादर दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था, ना ही कोई गाइडेंस था कि इस लाइन में अपने अपना जो भी हमारी एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़ा, कैसे बढ़े, क्या बढ़ा जा सकता है क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा जो दोस्त कार्टून बनाता था वो इतने अच्छे, कॉमिक्स के कार्टून भी इतने अच्छे नहीं होते थे जितना अच्छा वो बनाता था, प्लस वो स्टोरी भी खुद ही बनाता था, स्टोरी भी हम्म। खुद सोचता था। फिर उसके बाद उसके ऊपर कार्टून बना के पूरी कॉमिक्स बना के लाता था 7th क्लास में। तो हम वाह। सोचते थे कि यार बहुत बड़ा आदमी बनेगा एक दिन ये, लेकिन सच में वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है आज। और सेम सेम वो दूसरे वाला वो भी बहुत बड़ा आदमी बन गया है अपने फील्ड में। हम्म। तो ये बड़ा अमेजिंग लगता है। तो मेरे को एक बात बताओ, मैं आपसे एक फ्रैंक बात पूछता हूँ। हमारे इंडिया में हिंदी मीडियम वालों को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है, अंग्रेजी वालों को थोड़ा अपर मानते हैं। ये मैं मतलब, मैं नहीं कह रहा ये सही है, बिल्कुल सही नहीं है, और मैं तो यहाँ खुद हिंदी में बात कर रहा हूँ। एंड एज अ इंग्लिश राइटर मैं हिंदी में ज़्यादा बात करता नजर आता हूँ, जानबूझ के, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसे ना लगे किसी को। लेकिन आप मानते हो ये होता है थोड़ा? बिल्कुल होता है, और हमारा देश में थोड़ा सा ये अनफॉर्चुनेट है, जबकि जो बाकी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस हैं जैसे कि जापान, इटली, जर्मनी, और जितने भी चाइना, रशिया, सबके यहाँ अपनी अपनी भाषाओं में कामकाज भी होता है, अपनी अपनी भाषा में पढ़ाई भी होती है, और अपनी अपनी भाषाओं में वो एक्सेल भी करते हैं। लेकिन हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश जो है वो एक भाषा नहीं है, वो एक स्किल है, वो एक हम्म। क्लास है। तो वो एक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, बट दैट्स व्हाट इट इज। तो तो निशांत, आपको पहली बार कब एहसास हुआ कि यार मैं हिंदी वाला हूँ? ये वो दर्द जब होता है ना पहली बार, वो भूलता नहीं आदमी को। ओके, तो ऐसे मुझे ना एक्चुअली ये तो था हमेशा से कि हाँ मैं हिंदी वाला हूँ, हम लोग हैं। बट एक चीज मेरे साथ थोड़ी सी यूनिक थी, जो जनरली हिंदी मीडियम वाले या जो भी वर्नैक्युलर लैंग्वेज के लोग होते हैं वो थोड़ा सा अपने आप ही बिना मतलब की थोड़े से दबाव में रहते हैं औरों से। अच्छा टचवुड जैसे जैसे मेरे, मतलब दबाव में मतलब, जस्ट दबाव इलैबोरेट मतलब ऑन दैट। उनको, जब दबाव में मतलब जैसे मान लो कोई वेबिनार हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, नेशनल इवेंट हो रहा है, उसमें जो बंदा फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाता बट उसकी अपने सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड है, ही इज अ वेरी गुड हिस्टोरियन बट ही कैन नॉट एक्सप्रेस द थिंग्स इन इंग्लिश दैट वेल। तो हम्म। वो थोड़ा सा दबाव में रहेगा, सोचेगा कि पता नहीं मैं, मेरा आज चल पाएगा नहीं चल पाएगा। या ऐसी स्टूडेंट लाइफ में भी होता है कि जैसे एस्पिरेंट्स जो होते हैं एग्जाम की तैयारी करते हैं,
यूपीएससी की, स्टेट सर्विसेज की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, जितने भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो वो सब हमेशा इस दबाव में तो रहते हैं हिंदी मीडियम वाले। हम तो रहे हैं, हमने सब देखा हुआ है कि क्या मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा। कॉर्पोरेट में आप जाते हो, आप वहाँ कॉर्पोरेट में नौकरी के लिए अप्लाई करते हो और आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, बट आपकी वैसे नॉलेज बहुत अच्छी है जो आपका ऑफ डोमेन है, कोर्स, हाँ हाँ। बट नहीं, उनको वो शायद नॉलेज थोड़ी कम चलेगा, बट वो उनको फ्लुएंट और वो अच्छी से घिटपिट करने वाला आना चाहिए। जैसे एमएनसी मल्टीनेशनल्स में, हाँ, कॉर्पोरेट्स, बैंक्स, कंसल्टिंग फर्म, सॉफ्टवेयर फर्म्स, यू आर सेइंग कि जबकि जहाँ ये पे कॉल सेंटर है चलो वो समझ में आता है, पर जो हम्म, जहाँ पे ऐसा नहीं है, जहाँ पे आपको नॉलेज का ज्यादा इंपॉर्टेंस होना चाहिए, वहां पे भी इंग्लिश को ज्यादा वेटेज दे दिया जाता है। उस चक्कर में कई बार मुझे लगता है जो एम्प्लॉयर है वो भी थोड़ा नुकसान में रहता है कि वो खाली लैंग्वेज स्किल्स पे ज्यादा चला जाता है और वो उसको भूल जाता है जो रियल स्किल उसको चाहिए। हाँ, पर आपको ये कब पहली बार लगा कि यार ये मेरा देश ऐसा है कि, और मैं समहाउ ऐसे बैकग्राउंड से हैं जिसमें मेरे को वो ऊपर वाली सीट पे नहीं बैठना है, मुझे अलग बैठने को बोला जाता है, जो मेरे मेरे आसपास वाले हैं हम, तो ये आपको कब पहली बार लगा? कॉलेज में लगा, स्कूल में लगा, जॉब के वक्त लगा, कब लगा? एक्चुअली क्या है, स्कूल में तो अपने को ज्यादा पता नहीं चला, क्योंकि हमारे जैसे और भी बच्चे जो थे आसपास के, वो सब भी सारे के सारे हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे होते। थोड़ा थोड़ा रियलाइज तब होता जब हमारे कुछ कजिन्स थे जो शुरू से अच्छे बहुत शहर के जो नामी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते थे उनमें पढ़ रहे होते थे, तो तब थोड़ा थोड़ा लगता था। और इनफैक्ट मुझे याद है कि वो कभी कभी उनके, जैसे हमारी बुआ जी बोलती थी यार, जब उनके बच्चों का हिंदी या संस्कृत का पेपर होता था तब वो बोलती थी कि यार थोड़ा हेल्प करा देना। तो, हाँ। तो हमें तब पूछा जाता था। सिर्फ जिस तब याद आता है। हाँ। तो एक तो तब थोड़ा थोड़ा फील होता था। उसके बाद फिर मैं देखूं तो ट्वेल्थ के बाद जब मैंने तो चूंकि ह्यूमैनिटीज में आगे जाने का डिसाइड किया, जबकि मैं कॉमर्स से था, मैंने 11वीं 12वीं तक कॉमर्स स्ट्रीम थी मेरे पास, पर मेरे जो बाकी फ्रेंड्स थे जो पढ़ने में अच्छे थे उन सब ने सीए करने का ऑप्शन चुना, चार्टर्ड हम्म अकाउंटेंट का। तो जब वो 12th तक तो हिंदी मीडियम में, और कॉमर्स भी वो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे थे ना तब तक, तो खाता, करेक्ट। रोकड़ बही और अरे बही बाप खाता रे, वगैरह सब देयर इज कुछ नो, मतलब। दे डोंट कॉल इट डेबिट क्रेडिट। नहीं, डेबिट क्रेडिट तो बोलते हैं हिंदी में भी, बट हाँ। फिर भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हिंदी में हिंदी के हिसाब से चलते हैं। हाँ, बट लेजर, ऐसा आई डोंट नो, मस्ट बी रियली डिफिकल्ट। हाँ, टफ हिंदी, हाँ। नहीं, आपको डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि आप उसमें बेसिकली लैंग्वेज का डिफिकल्टी का सिंपल फंडा है, जो वर्ड आप बार बार यूज करते हो वो इजी लगता है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम विश्वविद्यालय रख दिया था जब मेट्रो बनी थी। आज सबके मुंह पे विश्वविद्यालय, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं बोलता है। तो हम्म। वर्ड्स को जितना आप यूज करते हो ना, जैसे मराठी में स्टेशन को स्थानक बोलते हैं, हाँ। है ना, तो वहां पे वो वर्ड पॉपुलर है, वो टफ नहीं लगता किसी को। तो हम्म। बेसिकली लैंग्वेज इज अबाउट यूजेज, जितना आप उसको नाइस। जैसे यूज करते जाए उतना ही वो इजी लगता है। तो वाओ। ये चीज है। हाँ, सो एनीवे, सो यू आर सेइंग कि देन कॉमर्स में पढ़ रहे थे आपके दोस्त, तो हाँ, फिर क्या फिर? हुआ कि मेरे जो फ्रेंड्स थे जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम देने का सोचा, तो उनको क्या करना पड़ा कि जो उसका पहला फाउंडेशन का जो एग्जाम होता है वो सारा, ऑप्शन तो गवर्नमेंट ने दोनों दे रखे होते हैं, हिंदी और इंग्लिश, पर हम्म प्रैक्टिकली उसमें हिंदी में करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि सारा मटेरियल सब कुछ, सारी कोचिंग सब कुछ इंग्लिश में होता है। हम्म और उन लोगों ने, मैं जानता हूँ जिन्होंने, जो बाकी इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे वो सिर्फ कंटेंट पढ़ते थे और जो उसका स्टडी मटेरियल होता था वो पढ़ते थे, और मेरे फ्रेंड्स जो हिंदी मीडियम से गए थे वो डिक्शनरी देखते थे दिन भर। हम्म। वो डिक्शनरी देख के अलग से रात को, मतलब उनको एक्स्ट्रा 4-5 घंटे रोज पढ़ना पड़ता था, क्योंकि उनको उन इंग्लिश वर्ड्स का मीनिंग समझना। हाँ। तो और भले की बात हाउ हाउ मजाक। डू दे फील? एक तो ये तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आ गई पढ़ाई की, जब ये सब हो रहा होता है, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द माइंड, बिकॉज ताकि हम ज़्यादा सेंसिटिव हो सके, एंड मैं चाहता हूँ और लोग भी हों। ऐसे में जब हो रहा होता है, लोग आपको नीचे देख रहे हैं, आपको पढ़ने के लिए ऐसे बेसिक चीज़ों के लिए आपको इतनी मुश्किल हो रही है, हाउ डू यू फील? हाउ डज लाइक अंदर से, लाइक एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ इमोशनल लेवल पे आप क्या फील कर रहे होते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, इमोशनल लेवल पे डेफिनेटली आप थोड़ा सा डिप्राइव्ड फील करते हो और आपको लगता है कि मुझ में शायद कोई कमी है, इससे अच्छा तो मैं पहले ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ लेता तो आज मुझे इतनी फालतू की मेहनत नहीं करनी पड़ती। और हम्म। कहीं ना कहीं मुझे 1 साल एक्स्ट्रा भी कई लोगों ने ड्रॉप भी किया इस चक्कर में कि थोड़ी इंग्लिश को ठीक कर लें, ताकि ये जो टर्मिनोलॉजी है इंग्लिश वाली समझ पाएं, ताकि उस एग्जाम में एक लेवल पे आ जाए जो जो सबके बराबर हो। अभी आप एक लेवल नीचे चल रहे हो, क्योंकि आपको उसमें इंग्लिश मीडियम में देना है एग्जाम। एक बहुत आसान बात नहीं हाँ। है इंग्लिश में बोलना, बातचीत में इंग्लिश के वर्ड यूज करना इज वेरी इजी, बट जब हम्म। आपको वो पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है
चाहे वो ओके, कॉमर्स है, चाहे वो साइंसेज है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज है, उसको पूरा एकदम मीडियम ही चेंज कर दिया उसका। तो दैट इट्स इज वेरी रियली, सिंपल। और या एंड यू हैव टू उसको डू, यू हैव टू, आपको करना है और आपको रैंक लानी है, आपको परफॉर्म करना है। आई मीन इट इज समथिंग लाइक, आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को बोल दो चलो हिंदी में रैंक ला के दिखाओ नेशनल लेवल। बस बिल्कुल वैसा ही है ये। हाँ, इट्स लाइक तो दैट जैसे ओनली। इंग्लिश मीडियम वाले को आप बोलो कि भाई हिंदी मीडियम से आपको देना पड़ेगा एग्जाम, फिर आप रैंक लाके दिखाओ, तो उसको जितनी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, वैसा ही हाल उनका है हाँ, जो वर्नाक्युलर या लैंग्वेज से, मराठी से या हाँ। कन्नड़ से आते हैं, हिंदी से आते हैं, और फिर और वो कई इंग्लिश भी कम्प्लीट। और कई बार वो लोग निशांत, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम, स्कूल इंग्लिश मीडियम है, लेकिन वो शहर ऐसा है, वो माहौल ऐसा है वो घर का, यस, कि वो इंग्लिश मीडियम में भी हिंदी मीडियम ही है। हाँ हाँ, ऐसे तो बहुत हैं, ऐसे तो बहुत लोग हैं, क्योंकि घर में, पड़ोस में, और जगह कहीं थोड़ा सा भी यूजेज इंग्लिश आप का देखो टच ना, है नहीं, तो वो यूजेज इंग्लिश नहीं है। सिर्फ वो भी वैसे हिंदी मीडियम की तरह ही इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ते हैं, बाकी वो हम्म। सब वो ऑलमोस्ट हिंदी में ही क्लास चल रही होती है उनकी। हाँ, निशान, मैं इतना ये इस पे इतनी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने खुद पर्सनली रियलाइज किया, जब मैं मेरी बुक्स के थ्रू, मुझे नहीं पता थी ये बात, पर बहुत, जो मेरी बुक जब बहुत पॉपुलर हो गई तो मेरे को बहुत लोग आके बोलते थे, सर आपकी बुक से हम इंग्लिश सीखते हैं, सर आपकी, सिर्फ आपकी बुक है इंग्लिश वाली जो हम हिंदी मीडियम वालों को भी समझ आती है और हम समझ हंसते लो, हैं, हमें इंजॉय करते हैं। फिर एक ने मुझे कहा कि मैं कॉलेज में आपकी इंग्लिश वाली बुक लेके जाता हूँ और घर पे बेड पे हिंदी वाली रखता हूँ। क्या बात है, अरे सो वाह, इट देखो। रियली टच्ड मी यार, कि यार ये कैसा है, ये कैसे हमारे देश की भाषा, या तो ना कि ये लोग कोई, भाई हम फॉरेन कंट्री में आके बैठे हैं कि भाई हाँ मुझे आई डोंट नो स्वीडिश और आई डोंट नो द अफ्रीकन लैंग्वेज और व्हाटएवर, पर अपनी भाषा में तुम्हारे को, अपनी भाषा सीखने के लिए यार, क्योंकि तुमने अपनी भाषा में अपना जीवन जिया है, आपको, आई मीन इट्स रियली अनफेयर। जैसे एग्जाम्पल लें, जैसे मैं मतलब फ्लाइट ली है मैंने, या मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा हूँ, और मैं आई एम कंफर्टेबल रीडिंग दिस वन मर्डर इन हिंदी, बट चूंकि मुझे उसमें शर्मिंदगी लग रही है हिंदी किताब को दिखाने में, तो मैं घर पे तो यानी हिंदी में पढ़ लिया, पर बाहर घूमने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए मैंने इंग्लिश वाला भी ले रखा है और उसको लेके घूम रहा हूँ। तो दिस इज, वैसे मजाक में लगती है ये बात, पर ये दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट, कि हम लोगों को इसमें क्या शर्म आ रही है कि हम किसी को अपनी स्क्रिप्ट में, अपनी भाषा में किताब और कोई देख लेगा पढ़ते हुए, तो क्या हम उसमें कोई अनपढ़ कहलाएंगे क्या? तो बस ये बड़ा पेन। इट्स जस्ट बिजार। हम हिंदी की पिक्चरें देखते हैं ना, सारा देश देखता है, हिंदी के गाने सुनते हैं, हिंदी बिल्कुल। का टीवी देखते हैं, तो हिंदी की किताब में क्या तक प्रॉब्लम है? आई और डोंट नो। स्पेशली ये प्रॉब्लम जो है नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है। साउथ में आप देखें, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड बंगाल में देखें आप, तो वहां के लोग अपनी भाषा की किताब को खूब दिखा दिखा के, खूब कॉन्फिडेंस से और खूब गुरूर के साथ पढ़ते हैं। और हम्म। हमारे हिंदी वाले जो है पता नहीं किसी तब उसमें रहते, हम दबाव में, कोई फालतू में, कॉम्प्लेक्स में है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, बहुत हाँ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स। तो मैं तो अपनी ये, बात एक मिनट पूरी करूं, हम्म, कि मेरे केस में थोड़ा सा यूनिक है, जो मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग होगा औरों के लिए, कि मुझे हम्म, कभी ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं हिंदी मीडियम में हूँ इसलिए मैं किसी डिसएडवांटेज में। हम्म, ये जबकि मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, बहुत लोगों से मिला हूँ, वो पहले ही एक दबाव में पहले से ही सोच के रहते हैं कि चूंकि मैं हिंदी मीडियम से हूं, इसलिए मेरे को आगे करियर में कोई नुकसान हो सकता है, या फिर हम्म, मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, या फिर मेरे को अच्छा एक्सपोजर नहीं मिलेगा। मेरे साथ ऐसा नहीं था। इनफैक्ट मैंने ग्रेजुएशन किया, ये एक अलग बात है कि मैंने हिंदी लिटरेचर को ही अपना करियर बना लिया, और मैंने एमए और एमफिल भी हिंदी लिटरेचर में ही किया, पर आई वॉज ऑलवेज कंफर्टेबल विद इंग्लिश। मैंने कभी इंग्लिश को इग्नोर नहीं किया, मैं हम्म, दोनों लैंग्वेजेस को साथ लेके चलता रहा। हिंदी में ऑब्वियसली मेरी बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज थी, बट इंग्लिश की भी मेरे को वर्किंग नॉलेज थी। एक और हम्म। प्रॉब्लम नॉर्थ इंडिया वालों के साथ होती है, कई बार तो कई लोग ऐसे एकदम वैसे बन जाते हैं कि हम हिंदी से ही आगे बढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, इंग्लिश तो नहीं पढ़ेंगे। हाँ, वो वो भी एक, ऑपोजिट, एक्सट्रीम हाँ, रिएक्शन। एक्सट्रीम रिएक्शन, वो भी ठीक नहीं है। हम्म। बट जायज है ना, उनको लगता है कि यार ये हमारे को एक हिंदी के पीछे हमारे को ऐसे करे, हम हिंदी वाले ही हैं, अब बोलो चलो। हाँ, ओ, यस। बट यू कैन अंडरस्टैंड, बट यू आर सेइंग कि आपने वो नहीं रखा, एंड व्हाई डू यू से दैट इज नॉट अ गुड एटीट्यूड टू कीप? बिकॉज आप जो है ना हवा में रह नहीं सकते ना, आपको जमीन पे तो उतरना ही पड़ेगा, दैट इज वॉट इट इज। आपको जो आज समाज की और जो दुनिया की और देश की जो रियलिटी है, उससे आप मुंह मोड़ के कहाँ जाओगे? करियर में आप कहीं भी जाओ, चलो आप हिंदी से, अगर आप आज हिंदी के लिटरेचर के प्रोफेसर भी बन जाओ, तब जब आपको फॉरेन में या कहीं बुलाया जाता है आप हिंदी के बारे में, तो अच्छा ही है ना कि अगर
मैं तो कहता हूँ कि अगर प्रेमचंद के ऊपर इंग्लिश में रिसर्च होता है तो उसमें क्या दिक्कत है। तो लैंग्वेज का या एक विंडो है जो हमारा दायरा बढ़ाती है। जैसे अब फॉर एग्जांपल आपने रुक जाना नहीं अभी दिखाई थी, ये रुक जाना नहीं हिंदी में बहुत पॉपुलर हुई, बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा। कई लोग कहते हैं तकिए के नीचे रख के सोते हैं हम तो। पर कई सारे लोगों, जैसे आपको कई लोगों ने, हिंदी वालों ने कहा कि साहब हिंदी में आपकी किताब आए तो हम लोग भी पढ़ लें। तो इसी हाँ तरह से मेरे को कई लोगों ने कहा इंग्लिश में आनी चाहिए। हम्म तो ट्रांसलेशन जो है या लैंग्वेजेस जो है वो एक विंडो है, एक ब्रिज है। वी शुड टेक इट लाइक दैट। अगर कोई हिंदी का ऑथर है हिंदी में ही लिखे, उड़िया का ऑथर है उड़िया में ही लिखे, तमिल का ऑथर है तमिल में ही लिखे, उसको मजबूर मत करो इंग्लिश में लिखने के लिए। बट ट्रांसलेट इट, अच्छे ट्रांसलेटर से उसका ट्रांसलेशन कराओ अलग अलग भाषा, ताकि बाकी लोग भी उसका टेस्ट ले सकें। राइट राइट। सो यू फिनिश स्कूल, आपने स्कूल फिनिश किया, फिर आपने कहा कि आपने हिंदी लिटरेचर में ग्रेजुएशन की मेरठ यूनिवर्सिटी से, है ना? हाँ, फिर आपने एमए भी किया, तो अब नहीं तक तो ग्रेजुएशन में हिंदी लिटरेचर नहीं था सरप्राइजिंगली मेरे सॉरी। पास। इंग्लिश और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस थे, फिर एमए में मैंने हिंदी लिटरेचर। ओके 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 गुड। तो ह्यूमैनिटीज में आपने ये किया, पर अब तक तो नहीं लग रहा कि निशान जैन कुछ बहुत बड़ी हस्ती है। एक मेरठ की यूनिवर्सिटी में अगेन आम आम घर में जन्म, आम स्कूल, आम कॉलेज चल रहा है अभी तक। हम धीरे धीरे जा रहे हैं ना कि अब आप ग्रेटनेस की तरफ कैसे, मतलब तो आपने वो किया, फिर आपने एमफिल की, फिर आपने जॉब की, और आप थे ट्रांसलेटर पार्लियामेंट में। जरा बताएंगे अपनी फर्स्ट जॉब के बारे में। ओके ओके। तो फर्स्ट जॉब तो मेरी एक्चुअली और भी बहुत पहले थी, मैं आपको थोड़ा सा पहले वापस लेके जाता हूँ। कि हम्म फर्स्ट जॉब तो मेरी एक पार्ट टाइम जॉब थी, जो मैंने 10th क्लास के बाद हम तीनों दोस्तों ने शुरू की थी। वही तीनों हम्म दोस्त। तो हम लोग क्या करते थे, प्रूफ रीडिंग जो होती है, जब कोई बुक छपती है तो उसकी करेक्शंस वगैरह ठीक की जाती है, हम्म एडिटिंग करते हैं। तो वो हम लोग 10th पास करके हम तीनों वो काम करते थे। मेरठ में वाह। पब्लिशिंग की बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, तो उसमें ऐसा हाँ होता था कि एक पेज के इतने रुपए, तो उस हिसाब से हम लोग वो पार्ट टाइम करते थे। वाह। तो वो मेरी पहली एक तरह से जॉब थी, पार्ट टाइम जॉब में कहूंगा, और उससे थोड़ी बहुत इनकम होनी शुरू हो गई थी। देट वाज सफिशिएंट फॉर माई, मेरे खर्चों के लिए वो काफी। तो वो करना शुरू किया, उससे एक फायदा बहुत हुआ कि प्रूफ रीडिंग जब आप करते हो तो बहुत सारे राइटर्स की किताबें आपको दी जाती है। आप हम्म उसको उसमें ग्रामेटिकल करेक्शन, टाइपिंग एरर्स ठीक कर सकते हो। इस बहाने आप उन सब किताबों को पढ़ रहे होते हो। तो वो बहुत सारी तरह की किताबें मैंने पढ़ी। उसके बाद आगे बढ़े तो फिर मैंने ग्रेजुएशन के तुरंत बाद एक मेरे को नौकरी मिल गई थी पोस्टल डिपार्टमेंट में, क्लरिकल जॉब। तो मैंने उसमें सो उस यू वो वर, ज्वाइन कर लिया। ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट फॉर्मल जॉब। यू वर अ पोस्ट पोस्टल, पोस्ट ऑफिस में थे आप? पोस्ट ऑफिस में, हाँ। कौन से पोस्ट ऑफिस? पोस्ट ऑफिस मेरठ में। पिन कोड याद है आपको? हाँ बिल्कुल याद है, टू क्या? फाइव ट्रिपल जीरो टू ओके, सो 25002 में निशान जैन एक ग्रेजुएशन करके मेरठ से एक क्लर्क बैठा हुआ है पोस्ट ऑफिस के अंदर। क्या काम था क्लर्क का? क्लर्क के काम बहुत सारे होते हैं, पर अलग अलग, कभी आपको कहीं, कभी आपको कहीं लगा दिया जाता है। मैं मोस्टली डिलीवरी में होता था, जहाँ पे स्पीड पोस्ट जो आती थी पूरे 25002 पे, उनको पोस्टमैन को, उनको बीट वाइज एलोकेट करता था कि आपको ये जाके वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करें। जो पोस्टमैन होते, तो वो भी उस समय ऑनलाइन हो गया था तब वो चीज़, तो उसको बार कोड स्कैन करके देना होता था उनको कि आप इसको अब जाइए फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। इसके अलावा मैंने कुछ वैसा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में भी काम किया है, और वहाँ पे फाइल वर्क होता था, वो भी मैंने किया थोड़ा बहुत। कितनी सैलरी थी आपकी? मेरी पहली सैलरी थी 8,000 रुपये महीने। 8,000 रुपये। और जब आप क्लर्क थे, 8,000 रुपये की आपकी नौकरी लगी, मेरठ के पोस्ट ऑफिस में आप बैठे हो, आपने कहा कि मैं सपने भी लेता हूँ तो चादर के हिसाब से फैलाते। इंडिया में, मैं उसे कहता हूँ, इंडिया में ना एक औकात का कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारी औकात इतनी है जो तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारा शहर, तुम्हारे स्कूल वगैरह पे डिपेंडेंट, एंड फिर कहते हैं औकात एडजस्टेड सपने लो। तो आपने वो करके करके आप पोस्ट ऑफिस में बैठे थे, तब आपको क्या लगता था? आपको लगता था मेरी लाइफ ठीक है? आपको लगता था अभी और आगे जाना है? आपको मतलब उस वक्त क्या आपकी साइकोलॉजी क्या थी? ओके, तो मेरी साइकोलॉजी ये थी कि मुझे ये तो पता था कि मेरी काबिलियत तो थोड़ी ज्यादा है, मैं एक्चुअली जहाँ बैठा हूँ अभी वो तो थोड़ा कम काबिलियत पे भी वो काम हो सकता था, पर मुझे थोड़ा ज्यादा करना चाहिए, ये तो मुझे क्लियर था। पर चूंकि मेरा एक फंडा था लाइफ में, बहुत ज्यादा सिंसियर हूँ मैं शुरू से ही, तो मुझे आप जिस भी काम को करने बैठाओगे ना, मैं वही काम बहुत सिंसियरिटी से करूँगा। कुछ भी काम दे दो आप। हम्म तो ये एक बीमारी है एक तरह की, तो वो मैं वो करता था, तो इस चक्कर में मैं वहां पे भी बहुत डिवोशन से, बहुत डेडिकेशन से काम करता था। इस चक्कर में मैं थक जाता था। तो मैं सोचता था ना कि पढ़ा ऑफिस के बाद थोड़ा पढ़ लूं ताकि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, वो तो एक ड्रीम था ही मेरा।
पर वो एक्चुअली हो नहीं पाता था क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा थकान हो जाती, और वीकेंड्स पे भी वहाँ सिर्फ संडे की छुट्टी, संडे को भी ड्यूटी लग जाती थी कई बार, तो वो हो ही नहीं पाता था बिल्कुल। तो लेकिन फिर सरकारी भी मैं, नौकरी में भी लोग थक जाते हैं, सरकारी नौकरी में भी इतना लाइक हो जाता है हाई प्रेशर? नहीं ये गलत फहमी है बहुत बड़ी। सरकारी नौकरी में आज की डेट में बहुत काम है और बहुत ज्यादा लोग मेरे ख्याल से कर रहे हैं। अब आपने कोविड में नहीं देखा क्या, अभी देखा किस तरह हाँ से लोग कैसे, मतलब सही बताऊं तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो कहीं ना कहीं अपने अपनी मर्जी से चाहे तो बंद करके बैठ गए, लेकिन सरकारी वालों को तो खोलना ही पड़ा ना, अपना सारा काम करना करेक्ट, पड़ा। दैट्स ट्रू, एंड जो दैट्स ट्रू। सरकारी डॉक्टर हैं और स्पेशली सरकारी पैरामेडिकल स्टाफ जो है, उन्होंने तो किस तरह से काम किया है, आपने अगर देखा हो नहीं थोड़ा नहीं, सा। दे आर तो कंप्लीटली ट्रू हीरोज। एंड आई गेस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप वहां बैठे हो, यू आर वर्किंग, आई मीन आई एम स्टिल अभी तक, लाइक आई सेड, अगर ये पिक्चर बन रही होती, बायोपिक बन रहा होता आप पे, तो अभी तक कुछ नहीं खास। अभी तक लग रहा है एक लड़का था मेरठ में, हाँ ठीक है, थोड़ा लिखता विखता था, हेल्प करता था, फिर ये क्लर्क बन गया पोस्ट ऑफिस में और बहुत जम के मेहनत से काम करता था। लेकिन ऑब्वियसली आईएएस का सपना था, लेकिन तैयारी का टाइम नहीं है क्योंकि इतना काम कर रहा है। फिर क्या हुआ? फिर आपने वो जॉब छोड़ दी और एमए किया? हाँ, वो क्या हुआ फिर कि मेरे एक सीनियर थे, मैं मतलब जिनसे मैं कई बार बात करता था, ऐसी बात करता था, तो वो कहते थे मेरे को, उन्होंने एक दिन मेरे को बोला, हाँ भाई क्या चल रहा है, पढ़ाई वढ़ाई हो रही है क्या? मैंने कहा नहीं भैया, पढ़ाई तो नहीं हो पा रही है, इतनी हो रही है। तो उन्होंने मेरे को मतलब थोड़ा खींचा और उन्होंने मुझे कहा कि देखो ऐसा है, उन्होंने एक बात कही, वो बात मुझे आज तक भूला नहीं, और वो बात जो उन्होंने कही वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। उन्होंने कहा कि जैसे ये बल्ब है, अगर इस बल्ब को कमरे में कोने पे लटकाया जाए और या फिर इस बल्ब को यहाँ पे जो टेबल लैंप है उस पे लगाया जाए, तो अगर टेबल लैंप पे लगाया जाए तो केवल टेबल टेबल पे रोशनी देता है, और उसी बल्ब को उठा करके अगर कमरे में कोने में लगा दो तो पूरे कमरे में रोशनी देता है। तो हम्म। उन्होंने कहा कि तुम्हें वो बल्ब बनना है जो पूरे कमरे में रोशनी। फिजिक्स की बात है, गहरी हाँ, मतलब ऐसे। फिजिक्स की बात है, लेकिन हमने इसको ह्यूमैनिटीज में समझा। तो हमने समझा हाँ। कि जितनी काबिलियत अगर आप में है और आप में लगता है आपको कुछ कर सकते हो आप, तो आपको उतना हम्म। एफर्ट तो करना चाहिए। मतलब यूं नहीं हम्म। कि एकदम सेटिस्फाई हो जाओ और एकदम, इसीलिए मतलब कि रुक जाना नहीं वाली बात हो गई कि भाई अपने को अगर आगे बढ़ने का दम है ना, तो हम्म। प्लीज एक बार जो है ना ट्राई करो थोड़ा। कौन सी ईयर तो में था ये? ये बस तभी की बात है जब मैं ये नौकरी करता था पोस्ट ऑफिस तो में। विच ईयर वाज दैट? इट वाज अराउंड 8, 2008? 2008। ओके। सो देन यू सेड कि अच्छा यार बॉस, अभी कुछ करना पड़ेगा, तो देन फिर क्या किया उसके निशान ने? बाद फिर मेरा दिमाग चलना शुरू हुआ, मैंने कहा कि भाई अब ऐसा है कि मैं पढ़ाई में इतना अच्छा हूँ, मेरे अंदर इतने सारे स्किल्स हैं, मैंने इतना सारी चीज़ें की हुई हैं लाइफ में, लिखता भी था ये वो दुनिया भर का। तो मैंने सोचा कि इस नौकरी से एक बार अपन छोड़ना ही टफ डिसीजन था, क्योंकि अपन एक साधारण फैमिली से थे और सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है। तो बड़ी मुश्किल से किसी तरह उस नौकरी को छोड़ के दोबारा से मैंने एमए किया, क्योंकि बीए ही किया हुआ था तब तक, एमए नहीं किया हुआ था। एमए किया, एमए के साथ साथ मैंने अपना हिंदी लिटरेचर में अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे से समझा उसको। फिर नेट जीआरएफ का एग्जाम जो होता है जिससे फेलोशिप मिलती है रिसर्च के लिए, वो मैंने दिया मेरठ में रह के, और वो मेरा क्लियर हो गया। हम्म। क्लियर होती आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मुझे दिल्ली आके डीयू में एमफिल करने का मौका मिल गया। जबकि सच बात तो ये है कि मैं 12th के बाद ही डीयू आना चाहता था, पर मैं आ नहीं पाया। बिकॉज ऑफ मार्क्स? नो नो, मार्क्स तो मेरे तब भी अच्छे थे, मार्क्स तो मेरे टचवुड हमेशा अच्छे ही रहे हैं, लेकिन हम्म। एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में आने में कुछ चीजें, लॉजिस्टिक्स और कुछ खर्चा करना पड़ता है, वो थोड़ा उस समय दिक्कत थी। इसलिए मैं 12th के बाद दिल्ली नहीं आ पाया, पर फाइनली जब मुझे एमए के बाद फेलोशिप मिली तब मैं एमफिल करने दिल्ली आया। सो यू आर सेइंग कि आपके घर में, लाइक मेरठ, फॉर आई एम श्योर एवरीबॉडी नोज, और बट फॉर दोज हु डोंट, मेरठ दिल्ली से 2 घंटे दूर है, 2-2.5 घंटे मतलब सिक्सटी ड्राइव है। फाइव किलोमीटर 65 किलोमीटर, तो आज की डेट में तो बहुत ही कम मानते हैं उस डिस्टेंस को। और आप कह रहे हो कि आपकी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे कि आपको दिल्ली जाके पढ़ने भेज दें, वो भी सरकारी कॉलेज में, वो भी डीयू सरकारी, डीयू की फीस तो ज्यादा नहीं, बस रहने का जो नहीं, दिल्ली का खर्चा है। बट रहना और बोर्डिंग लॉजिंग वो सब चीजें तो एक एक्स्ट्रा खर्चा हो गया ना, मेरठ में हाँ, आप घर में रह के पढ़ सकते हो। करेक्ट। वहां और पे आप कह जाओगे रहे हो कि आपको, जो, यस, यस, एंड और आप कह ऐसे रहे मेरे जैसे ना, मैं तो एक हो। कहानी है आपके सामने आ रही है, आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपके सामने में सुना रहा हूँ। मोस्टली लाखों लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं 12th के बाद कहीं बाहर जाना, पर वो इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि बाहर मान लो फीस की भी टेक केयर अगर हो गई तो भी आपको रहना खाना तो अपनी जेब से पड़ेगा। नो, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, ये इंडिया की रियलिटी है। अपॉर्चुनिटी के बाद भी लोग नहीं कर पाते। और आप कह रहे हो कि 8,000 रुपए की सैलरी भी छोड़ने के लिए, आप कह रहे हो कि बहुत टफ डिसीजन था। बिल्कुल। उस समय के हिसाब से 8,000 थोड़ी, मतलब आज के हिसाब से तो 8,000 बहुत कम लग रहे हैं,
और उस समय के हिसाब से वो मान लो कि अब आज के 40,000 तो हो ही गए उस समय के 8 नहीं साल। नहीं निशांत, अगर आप 2008 की बात कर रहे हो तो 8,000 20,000 हो गए, 25,000 हो गए। आई मीन इट्स ओके। ओके ओके। आई राइट, एंड आई मीन बट आई कैन अंडरस्टैंड इफ अगर उससे आप अर्निंग मेंबर हो घर के तो इट्स हार्ड, बट यू डिड इट। एंड देन यू डिड एमए जम के, एंड देन आप डीओआई एमफिल किया, फिर आपने आईएएस की तैयारी चालू की। हाँ, साथ में एमफिल के साथ साथ मैंने जम के यूपीएससी की तैयारी की। फिर वही हुआ, देखो आप कह रहे हो खास बात ढूंढ रहे हो ना आप पूरे में। हम्म। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे खास बात ही मेरी ये कि मेरे पास कुछ खास नहीं, सब कुछ आम है। हम्म। तो डीयू में मैं आ गया, उसके बाद एमफिल कर रहा था तो यूपीएससी का एग्जाम दिया मैंने, पहला अटेम्प्ट दिया। तो मैं बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट समझता था खुद को, हम्म। था भी एक तरह से। तो जब मैंने लेकिन यूपीएससी का एग्जाम दिया, बहुत अच्छी तैयारी करके एग्जाम दिया, अगेन वही हिंदी मीडियम में ही दिया था। तो जो पहला फेज होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस में से एक चुनना होता है। उस पहले फेज में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। हम्म। फर्स्ट तो अटेम्प्ट में आपके, हाँ, जो आपका फर्स्ट पहला अटेम्प्ट अटेम्प्ट। में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। आपके सब्जेक्ट्स क्या थे फर्स्ट? एक्चुअली क्या होता है, अभी प्रीलिम्स में कोई सब्जेक्ट चुनना नहीं होता है। अच्छा, वो प्रीलिम्स तो में प्रीलिम्स है। सबके लिए कॉमन हाँ। होता है, जनरल स्टडीज और वो सी हम्म। फ्लैट हम्म। होता है। और मेंस में एक सब्जेक्ट चुनना होता है, बाकी मेंस में जीएस भी सबका सेम रहता है। मेंस में मैंने हिंदी लिटरेचर लिया था ऑब्वियसली। तो प्री में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ और काफी ज्यादा एक तरह से मतलब एंग्शियस हो गया और थोड़ा डिप्रेस भी हो गया कि मैं इतना अच्छा पढ़ने में, और फिर नौकरी वो छोड़ के आ रखा था घर। कई लोग ये भी बोल रहे थे, बुआ बोल रही थी, मामा बोल रहे थे कि भाई ये लड़का तो सरकारी नौकरी छोड़ के और बेवकूफों की तरह दिल्ली गया हुआ है, आईएएस के ऐसे हो रहा है क्या, है ना। हम्म। तो वो चक्कर भी था, तो एक दबाव था कहीं ना कहीं। वो अच्छी बात थी कि वो डीयू से फेलोशिप मिल रही थी एमफिल की, दैट वाज अ रियली गुड थिंग। तो मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम देके मैं फेल हो गया उसमें पहली बार में, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया। देन फिर मेरे भैया और मेरी फैमिली ने मेरे को थोड़ा हिम्मत दी, उन्होंने हर तरह से मेरे को सपोर्ट किया, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरह से। और उन्होंने कहा कि भाई तू जो है, तेरे अंदर काबिलियत है, बस तू एक बार और दोबारा बैठ जा तो तेरा हो जाएगा। तो फिर दोबारा हिम्मत जुटाई। इसी बीच फिर मैंने एक एग्जाम और दे रखा था पार्लियामेंट में। एक वैकेंसी निकली हुई थी, क्योंकि मैं बीए में इंग्लिश और एमए हिंदी हूँ। तो ट्रांसलेशन की यही क्वालिफिकेशन होती है कि दोनों लैंग्वेजेस आपको आती हैं अच्छे से। तो मैंने ट्रांसलेटर होते हैं पार्लियामेंट में, उसके लिए अप्लाई किया तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इधर मैंने एमफिल सबमिट किया, उधर मैंने ट्रांसलेशन की नौकरी ज्वाइन की। सरकारी नौकरियों के लिए आप बने हो, आप किस 3 बार मतलब सरकारी नौकरी, आज भी सरकारी नौकरियां है और बहुत बढ़िया सरकारी नौकरी, लेकिन आप मतलब समहाउ एक है आपका, पोस्ट ऑफिस हो चाहे पार्लियामेंट हो चाहे आईएएस हो, अरे सरकारी, आप इसको मैं भारत बताता हूँ सरकार हो आप। नहीं नहीं, ऐसे हमारे देश में करोड़ों बच्चे हैं। आप लोग शायद क्योंकि वो थोड़े हम्म। अंग्रेजी मीडियम टाइप के लोग हो ना, इसलिए आपको शायद उतना एम्पेथाइज नहीं कर पाते आप लोग। पर हमारे, आप आओ चाहे कहीं भी देख लो, आप यूपी में देखो, आप इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, कानपुर, मेरठ, पटना, रांची बिहार में, इधर आपके राजस्थान में जयपुर और अजमेर, इधर उधर इंदौर देख लो, भोपाल, रायपुर, सब हम्म। जगह लाखों बच्चे जो हैं वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं। नहीं नहीं, दैट आई नो निशांत, बिकॉज मैं खुद मोटिवेशन टॉक्स देता हूँ इन शहरों में। हाँ, एंड नंबर वन थिंग इज स्टेट सिविल सर्विसेज, और लाइक एवरीबडी इज वांटिंग दैट। बट आई थिंक आपकी लग भी जाती है ना लेकिन हर बार। नहीं नहीं, वो मेरे को एक्चुअली पहले ही क्लियर हो गया था कि हाँ। सरकारी में तो मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का ही मन था, मेरा क्लियर कट था। फिर मैंने जब ये थोड़ा सा हुआ ना कि सरकारी नौकरी में मैं ग्रुप सी, क्लैरिकल जॉब बस ग्रुप सी, क्योंकि सरकारी में ए बी सी डी होता है। तो डी ओके। मतलब फोर्थ क्लास हो गया, जो थोड़े वो वाले काम करते हैं, जो हेल्प करते हैं हम्म। ऑफिस में, जो फाइल को इधर से उधर करते हैं वो सब। हम्म। और सी मतलब क्लैरिकल, जो बाबू हो गए एक तरह से। हम्म। बी मतलब ऑफिसर और क्लर्क के बीच का है, जो थोड़ा सा बाबू से बड़ा है लेकिन ऑफिसर से छोटा है। और ए मतलब बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास ऑफिसर। तो मेरे को हम्म। समझ में आ गया था क्लैरिकल जॉब के बाद कि अपने को सरकारी नौकरी करनी है, पर अच्छे वाली, बड़े वाली करनी है, जो सबसे बड़ी। हाँ भाई जब आप इस फील्ड में जाओ तो एक्सेल करो ना उसमें। हाँ हाँ हाँ। तो जब आप पोस्ट ऑफिस में थे क्लरिकल जॉब में, तो आप देखते होगे सीनियर बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफिसर, तो आपको बिल्कुल लगता था बिल्कुल तब कि एक दिन ये बनना है बॉस, ये था बिल्कुल आपके मन बिल्कुल में ने। बिल्कुल था। ठीक है। सो हाउ वाज दैट, लाइक पार्लियामेंट में ट्रांसलेटर, हाउ वाज दैट जॉब? वो काफी इंटरेस्टिंग जॉब थी। सबसे अच्छी बात तो वहाँ पे इतना अच्छा कैंपस ही इतना अच्छा था, और वहाँ पे थोड़ा सा प्राइड भी फील होता था कि हाँ भाई, हम इंडियन डेमोक्रेसी का जो टेम्पल है, वहाँ पे बैठ के हम कुछ वहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट्री पेपर्स, डिबेट्स, उन सबको ट्रांसलेट करते थे। रात को भी कई बार करना पड़ता था, क्योंकि जब सेशन चल रहा होता है तो मतलब तुरंत चाहिए होता है उनको वो ट्रांसलेशन ना, तो वो तुरंत भी हम्म। करना पड़ता है। तो इस तरह से करके बहुत इंटरेस्टिंग था वो वाला काम।
और वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा और लैंग्वेज पे मेरी कमांड और मजबूत हुई, प्लस तरह तरह के टॉपिक्स पढ़ने को मिले और ज्यादा मेरे को एक्सपोजर हुआ मेरा। फिर मैंने दोबारा से एग्जाम दिया वहां रह के जॉब के साथ, हम्म। और एंड मैंने यू जो, टुक हिंदी, सॉरी, यू टुक हिंदी लिटरेचर। अच्छा नहीं, अभी तो प्रीलिम चल रहा है राइट, अभी तो हाँ। हाँ, पर वहां वो सोचा तो पहले से ही हुआ था ना कि जब प्री क्लियर हो जाएगा तो आई विल ऑप्ट हिंदी लिटरेचर, क्योंकि वो मुझे आता है। ओके, बट लोग कहते हैं कि इट्स नॉट दैट स्कोरिंग एंड ऑल, मे बी आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट वेरी फेमिलियर हाँ, वो कि। हिंदी लिटरेचर क्या है, थोड़ा सा टफ मानते हैं लोग, और वो हम्म। लगता है कि लिटरेचर में वैसे भी कम आता है ना स्कोर। बाकी हम्म। जैसे आप जो लोग फिजिक्स मैथ्स लेते वगैरह। हैं या मैथ्स लेते हैं, उनमें अच्छा स्कोर आ जाता है। पर मेरे को तो पता था ना मेरी स्ट्रेंथ कहाँ है, यही मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि मेरे को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे को हिंदी की वजह से कोई डिसएडवांटेज होने वाला। मैं हमेशा ये सोचा था कि मेरी मेरी अच्छी पकड़ है, तो मैं कर कर ले जाऊंगा, ये मेरे को था हमेशा से। तो दोबारा मैंने जॉब के साथ एग्जाम दिया, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा वहाँ पे, क्योंकि जो पहली बार में कॉन्फिडेंस लूज हो गया था ना प्री में फेल होके, वो वहाँ पे हम्म। नौकरी करने से और उस एनवायरनमेंट से मेरे को और कॉन्फिडेंस आया। तो मैंने उसके बाद वहां पे रह के एग्जाम दिया, और मैंने सब चीजों को रिवाइज किया और उनको अच्छे से नौकरी के साथ साथ एग्जाम दिया। प्री भी क्लियर हो गया, मेंस भी क्लियर हो गया, वहीं रहते रहते मेरा फाइनली इंटरव्यू भी कॉल आ गई, और इंटरव्यू भी मैंने दिया, और मेरा फाइनली 13th रैंक और वही सब आईएएस मेरे को मिल गया। सर आपने इतने प्यार से एक लाइन में बता दिया जैसे कि मतलब मैंने यहाँ से ऑटो लिया, वहां से बस पकड़ी और वहां से वहां पहुंच गए। इतना आसान नहीं होता है। मुझे बताओ कि कैसे पहली बार आपका प्रीलिम में क्यों नहीं हुआ था, और जब दूसरी बार जब हुआ तो आप कितना पढ़ते थे, आप कैसे पढ़ते थे, क्या रूटीन था? सच सच बताओ कि भाई ऐसे कैसे, मतलब बिकॉज आई नो बहुत घिसना पड़ता है स्पेशली टू गेट द रैंक लाइक यू डिड। तो जस्ट टेल अस, थोड़ा बताइए कि कैसे करते थे। मैंने ना पहले अटेम्प्ट में ज्यादा पढ़ाई की थी, जिसमें मैं प्री में हम्म। फेल हो गया, सच ओके। बताऊं तो। है ना, उसमें मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई पूरे जिस तरह से करनी होती है ना घिस के तैयारी, उस तरह से मैंने की। पर मैं ये कहना चाहता हूँ आपके साथ बात करने का मौका मिल रहा है, बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे कि मैं पहले में काफी नर्वस था। पहले अटेम्प्ट में ना थोड़ा सा मैं एग्जाम टाइम पे खास तौर पे ना काफी प्रेशर में आ गया था। और इवन जब प्री का एग्जाम था तो उस रात को मैं सोया भी नहीं था ठीक से, आधे घंटे ही सोया था बस। उसके हम्म। बाद मैं एग्जाम देने गया, तो मैंने ये रियलाइज किया कि वो जो मैं थोड़ा तनाव ले लिया ना मैंने वो फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसकी वजह से मेरे को काफी नुकसान हुआ। और कुछ क्वेश्चंस तो मेरे वैसे ही गलत हो गए, जो मेरे को शायद वैसे अगर मैं थोड़ा कूल होता और थोड़ा सा मेरी लाइफ में थोड़ा आराम होता तो मैं अच्छे से उनको अटेम्प्ट भी करता। तो ये मुझे लगता है ये मेरे साथ एक नुकसान हुआ, जबकि मेरे को नॉलेज थी, मैंने पढ़ाई अच्छे से की हुई थी सारी। दूसरी बार में बस वही जो मिसिंग थी ना चीज, वो थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था, वो दूसरी बार में नौकरी के साथ साथ मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था। और ये लग रहा था कि अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरे पास प्लान बी तो है ही। अगर आईएएस में नहीं भी हुआ तो आई हैव ए गुड जॉब, जहां मैं आराम से अच्छे से एक अच्छा रिस्पेक्टेबल लाइफ जो है आगे बिता सकता हूँ। तो वो सोच के मैंने एग्जाम दिया, एक तरह से वो निष्काम कर्म टाइप होके कि आई एम नॉट अटैच विद द रिजल्ट, और मैं अपना अच्छे से दूंगा, आई विल गिव माई बेस्ट, और जो होगा देखा जाएगा। तो ये सोच के जब दोबारा मैं एग्जाम दिया, तो जबकि पढ़ाई दोबारा में कम की क्योंकि टाइम नहीं मिला, नौकरी के साथ कर रहा था, बट फिर भी हो गया। कितने घंटे पढ़ते थे आप? जब मैं पहली बार में प्रॉपर लग के पढ़ाई कर रहा था तो मैं अराउंड 8 से 10 घंटे रोज तक। हाँ, और जब ये जॉब थी तो अब आपके आपका रूटीन क्या था, जैसे जिस दिन जब आपकी जॉब है तो आपके जॉब के क्या आवर्स थे, और आईएएस की तैयारी के क्या आवर्स थे? ओके, तो जॉब तो 8 घंटे का रहता है स्टैंडर्ड टाइम, तो अराउंड उतना ही रहता था, प्लस आना जाना कम्यूट करने का भी मिला लो थोड़ा, तो 9-10 घंटे हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो ये कि शाम को जाके फिर आपको थोड़ा सा बाकी काम छोड़ के जो भी आप हॉबीज करते या जो घूमते फिरते वो छोड़ के आपको पढ़ना पड़ता है अगर आपको एग्जाम है। तो मैं पढ़ता था उसको, 12 बजे तक सो जाके अपना 7-8 बजे उठ जाता था सुबह। उठ के फिर पढ़ नहीं पाता था, उठ के तो सीधे बस समाऊ तैयार होके ऑफिस पहुंचना होता टाइम पे। तो ये रहता था, फिर वीकेंड्स पे बहुत टाइम मिल जाता था क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो सैटरडे संडे ऑफ मिल जाता, उसमें जम के पढ़ाई करता। सो बेसिकली आप जॉब करते थे और पढ़ाई करते थे और कुछ नहीं करते थे? हाँ, और कुछ नहीं कर सकते ना उस टाइम, क्योंकि कुछ साल तो आपको यूपीएससी के लिए कुछ साल तो आपको चुराने पड़ते हैं, जिसमें आप अपनी जो भी आपको करना अच्छा लगता है वो थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है। क्या क्या छोड़ा आपने? जैसे कि मुझे अगर मुझे जो मेरी हॉबीज हैं, जैसे मुझे लिटरेरी हॉबीज है, वहाँ जाना है, कोई कल्चरल इवनिंग हो रही है दिल्ली में, ऐसे बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। प्लस फ्रेंड्स से भी थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है
कि बाद में मिलेंगे, उस तरह से करके मेरे मतलब घर जाने का दिल्ली से मेरठ कितना पास है, और मैं कम जाता था क्योंकि जितना ज़्यादा जाऊंगा उतना ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इस तरह से वो 1.5-2 साल का टाइम मैंने काफ़ी डेडिकेटेडली बिताया, तब जाके फाइनली आई कुड मेक इट। तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता। लड़कियां, गर्लफ्रेंड्स, ये सब आजकल मैं क्यों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोग ये देख रहे हैं काफी यंग एज पे हैं, and they do like matlab they do want to talk to girls, and like and of course girls who are watching, they want to talk to guys and they have boyfriend के issues हैं, ये वो। आप भी जवान थे, आप भी यंग हो, अभी भी हो खैर, पर आपका क्या मैं मतलब। चेतन भगत जितना यंग नहीं हूँ अभी मैं। अरे चेतन भगत तो बस खिलती कली नहीं रहे अब। पर so निशांत, so like how did you approach the whole thing, you know, because लोगों का बहुत टाइम जाता है इसमें, डेटिंग या लाइक कर रहे हैं एक दूसरे की फोटोज या चैटिंग हो रही है, ये वो हो रहा है, और आप कह रहे हो कि सिवाय नौकरी और पढ़ाई के कुछ नहीं करते थे आप। तो आप कह सकते हैं मैं इस मामले में थोड़ा बोरिंग था, पर वो टाइम बीइंग ही था, मतलब बोरिंग ऐसा। इज गुड निशांत, मेरे तो वीडियो एक मैं बनाया, बोरिंग बोर्डम तो अच्छी चीज है ना, सक्सेस बोर्डम से ही आता है, राइट? उस समय कुछ टाइम के लिए, फॉर सम टाइम, तो फिर खैर कोई एनीवे, मैं वो हम्म वाली बात बताता हूँ आपको जो आजकल इश्यूज रहते हैं, रिलेशनशिप वाले जो इश्यूज रहते हैं। हिंदी के एक लेखक हुए बड़े फेमस, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। हम्म उन्होंने कहीं एक कविता में, कहीं उनकी एक लाइन है, वो लाइन में बोलता हूँ, क्योंकि नौकरी इस जन्म के लिए जरूरी है, इसलिए मैं प्रेम को अगले जन्म के लिए स्थगित करता हूँ। वाह, एक बार फिर बोल कितनी दो सर। कितनी हार्श है ना। नहीं क्योंकि नौकरी इस जन्म के लिए जरूरी है, इसलिए मैं प्रेम को अगले जन्म के लिए स्थगित करता हूँ, क्या पोस्टपोन बात है। करता हूँ। हाँ, तो फॉर दोज हु want to know in English, I'll try to translate. Because a job is important in this lifetime, I will postpone love for my next lifetime. Correct? हाँ। या एक्चुअली बिल्कुल ये, मतलब इसको मैं बहुत वर्ड टू वर्ड तो सब्सक्राइब नहीं करता हूँ इस बात को, पर मैं इसको जन्म की जगह कहूँ तो 2-3 साल के लिए, जिस समय आप डेडिकेटेडली कोई चीज परस्यू कर रहे हो, आप कोई आईआईटी दे रहे हो, आप कोई एग्जाम नीट दे रहे हो या वट एवर यूपीएससी दे रहे हो, उस समय थोड़ा सा प्लीज यू हैव टू, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि अब अलग ही नए नए मुद्दे चल रहे हैं। जैसे भाई, प्यार भी तो एक शेर और याद आ गया मुझे कि आए न शायरी में हंसी लफ्ज प्यार के, मसले खड़े हैं सामने यूं रोजगार। जरा एक बार फिर प्रसंग हाँ, सहित व्याख्या कर दीजिए। आए न शायरी में हंसी लफ्ज प्यार के, मतलब कोई शायर है जो लिखने की कोशिश कर रहा है, पर वो प्यार आ ही नहीं रहा है उसकी शायरी में, वो काफी ट्राई कर रहा है, क्योंकि सामने रोजगार का क्वेश्चन खड़ा हुआ है, मसले खड़े हाँ हैं सामने यूं रोजगार। तो वही है ना कि मतलब बेटर है ना कि रोजगार को सेटल कर लो, ताकि फिर प्यार भी खूब अच्छे से आपको आएंगे लाइफ में, हो आराम तो आइडियाज आते हैं, बड़ा प्यार आता है, हाँ, तो उस समय कर लेना, थोड़ा सा रुक जाओ। करेक्ट करेक्ट। मेरा तो ये करियर, मानना था। करियर पहले, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बाद में। या बिकॉज एग्जाम तो अभी होना है ना, बिल्कुल यूपीएससी यही को तो, तो। इसीलिए तो वो उन्होंने कहा ना कि भाई, चूंकि अभी ये एग्जाम मान लो इस ईयर में, या आपकी जो एज है उसके बाद एज भी निकल जाती है, एक पर्टिकुलर एज तक ही होता है, हम्म उस दौरान तो आप जो है वो कर रहे हो, और वो एग्जाम से आप डाइवर्ट हो रहे हो बहुत ज्यादा, तो वो कैसे होगा, मतलब यू कैन नॉट अफोर्ड मिसिंग इट ना। हम्म। तो जब आपका एग्जाम हुए, आपने पहले दोनों रिटर्न राउंड क्लियर किए, फिर इंटरव्यू होता है, राइट? यस। इंटरव्यू भी आपने हिंदी में दिया? हाँ, कैसा था इंटरव्यू? इंटरव्यू अच्छा था, हालांकि उन्होंने मेरे पहले घुसते ही, जबकि उनको पता था कि क्योंकि इंडिया में जो 22 लैंग्वेजेस हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में से रिकॉग्नाइज्ड हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं, उनमें से किसी में भी आप इंटरव्यू दे सकते हो, हम्म अलाउड है ना। तो मैंने हिंदी ऑप्ट की थी कि मैं हिंदी में इंटरव्यू देना चाहता हूँ। तो फिर भी उन्होंने घुसते ही मेरे से पूछ लिया कि डू यू वांट अस टू आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश और इन हिंदी। तो मैंने कहा सर, आई आई हैव चोजन हिंदी, सो आई हम्म। वुड लव टू आंसर क्वेश्चंस इन हिंदी। आपको उस टाइम हल्का सा लगा यार ये वही इंग्लिश हिंदी वाली सिचुएशन फिर आ गई मेरी लाइफ हाँ में? बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं मुझे प्रेशर में ले रहे क्योंकि थे। वो बहुत बड़ी मोमेंट है हाँ, ना, एक छोटी मोटी इंटरव्यू थोड़ा ना तो मैंने सिर्फ उसी क्वेश्चन का जवाब इंग्लिश में दिया, बाकी फिर उन्होंने हिंदी में पूछा, हिंदी में ही जवाब दिया। है। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपने फिर भी उनके प्रेशर में नहीं आया, क्योंकि हो सकता है प्रेशर में आप ये बोल देते एज यू विश सर, है ना? हाँ ऐसे तो निकल ही जाता है मुझसे, हाँ वट हाँ, एवर यू बिल्कुल से। सही। नहीं मतलब इसका मतलब मैं उन्हें बस ये कि इंग्लिश भी मेरे को आती है भाई, लेकिन मुझे हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। और कोई भी हम्म एक आदमी 2 लैंग्वेजेस या 3 लैंग्वेजेस में इक्वली कंफर्टेबल कभी नहीं हो सकता, एक लैंग्वेज हम्म उसका फोर्टे होता है,
और दूसरा उसका वर्किंग होता है। सो फॉर मी, करेक्ट। मेरे लिए हिंदी मेरा फोर्टे है। मैं हिंदी में जो आप जिसको आप कठिन हिंदी समझते हो, साहित्यिक हिंदी समझते हो, उसमें भी मेरे को एक्सपर्टीज है। सामान्य नॉर्मल आम बोलचाल की हिंदी में भी मेरे को एक्सपर्टीज है, और थोड़ी उर्दू टाइप हिंदी भी मेरे को आती है। हिंदी में मेरा एक्सपर्टीज है जबरदस्त। लेकिन हाँ, इंग्लिश मेरे को काम चला हुआ आती है। या इंग्लिश में आई मेरा मीन काम चल या जाता है। बट काम अच्छे से चल जाता है। सो व्हाट वाज दैट इंटरव्यू लाइक? दे आस्क्ड लाइक नॉर्मल क्वेश्चंस अबाउट इंडिया, जीके, ऑल दैट, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल दैट दे आस्क्ड? और वो मोस्टली करंट अफेयर्स पे आपका ओपिनियंस पूछते हैं, कोई भी करंट की बात बता देंगे और उस पे पूछेंगे आपको इसमें क्या, आपको क्या लगता है, या आपको हम्म, क्या लगता है इसको ऐसे हैंडल किया जाना चाहिए, ऐसे हैंडल किया जाना चाहिए। तो दैट्स हाउ दे ट्राई टू रीड योर माइंड कि हाउ डू यू थिंक। बेसिकली मुझे जो लगता है उनका जो फंडा है वो है कि आप कैसे सोचते हैं, उनको बस ये पता करना है। और एक उनको आपने ये पता करना है, आर यू हम्म, ट्रेनेबल और नॉट, आपको ट्रेनिंग दी जा सकती है या नहीं। आपने फाड़ दी होगी इंटरव्यू में। नहीं मुझे नहीं, पता नहीं ऐसा क्यों नहीं ऐसे है। फीलिंग आ रही है मुझे। नहीं नहीं आपने ऐसी हिंदी सुनाई होगी नहीं 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 नहीं, सिंपल लिटरेचर मैं। वाले की, ऐसे चुप हो गए ना, मतलब सामने वाले ने कहा होगा भैया दो इसे। नहीं, जैसे आपके वो जो ट्रांसलेटर है ना, जिन्होंने आपकी वन अरेंज मर्डर का हिंदी में ट्रांसलेशन किया है, हाँ, सुशोभित। तो सुशोभित, हाँ। सुशोभित की एक खास बात है कि वो मतलब जो जिसकी नीड है उसके हिसाब से वैसी हिंदी यूज करता है। जैसे आपकी हाँ, किताब की ट्रांसलेशन उसने बहुत सिंपल और बोलचाल की हिंदी हाँ, यूज की। हाँ, तो मेरा क्या है, मैं तो ऑडियंस के हिसाब से बोलता हूँ। अगर मेरे को कहीं हिंदी के प्रोफेसरों के बीच में बैठा दिया जाए ना, तो वो जब मैं बोलूंगा तो उसके बाद बोलेंगे यार ये लड़का तो मतलब गजब है। तो ये हाँ। रहता है मेरा। तो इसलिए अगर मैं यंगस्टर्स में बैठता हूँ तो उनके हिसाब से बोलता हूँ, मेरे को सारी तरह की हिंदी आती है। तो जैसे अगर आपको एक मतलब नॉट शुड हिंदी बट एडवांस्ड हिंदी में अगर बोलना हो कि समथिंग, अगर आपको दो लाइनें कहनी हो कि हमें अपने भाषा के प्रति लाइक वी शुड बी प्राउड एंड हिंदी मीडियम वालों को कम नहीं फील करना चाहिए, तो आप ये कैसे बोलोगे? ओके, सो मैं ये कहूँगा कि हमारी भाषा में हमको खुद को कमतर नहीं समझना चाहिए, खुद को कमतर आंकना नहीं चाहिए। और दूसरी भाषाएं, विदेशी भाषाएं सीखने का मौका मिले तो उनको जरूर सीखना चाहिए। पर अपनी भाषा की कीमत पर, अपनी भाषा की कीमत पर दूसरी भाषा को नहीं अपनाना चाहिए। और अपनी भाषा में आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। चलो, ये तो मुझे भी समझ आ गया यार। ये तो मुझे समझ आ गया, इतना तो मेरे को लग हिंदी रहा था बहुत मैं। आसान है, हिंदी बहुत हाँ, कोई हाँ, मुश्किल नहीं, नहीं है। नहीं, हाँ, आई आई स्पीक इन हिंदी अलॉट एंड आई थिंक इट कम्स डाउन टू आप कौन सी भाषा में सोचते हो। आई थिंक यस। what how you think, and I think मैं even though I've gone to a English medium school, it was army public school, it was not a, मतलब वहाँ पे लोग हिंदी में ही बात करते थे क्लास के बाद, एंड घर पे भी हम हिंदी, तो फॉर मी अरे सर, आईआईटी मद्रास में आप जाओ, या वारंगल में एनआईटी वारंगल, या जहां भी पूरे देश में आप अगर कॉलेज में हो, आप तो रहे हो, आपने आईआईएम अहमदाबाद से किया हुआ है, तो वहां पे क्लासेस सब इंग्लिश में, वेबिनार सेमिनार सब इंग्लिश में पूरी तरह होते हैं। हमारी जो आईएएस एकेडमी, वहां पे भी इंग्लिश में सब कुछ होता है। पर जैसे ही क्लास खत्म होती है और जब लड़के खड़े होते हैं साथ में, तो वो हिंदी में ही बोलते हैं, और हिंदी में ही वो हंसते हैं, हिंदी में ही खिलखिलाते हैं, हिंदी में ही वो एक दूसरे की लेते हैं अच्छे से, एक दूसरे का खिंचाई हाँ, करते हैं। करेक्ट। मैंने डीप टॉक की अपने बैचमेट्स के, जैसे आपके साथ कर रहा हूँ, वैसे यशीश दहिया हैं पॉलिसी बाजार के फाउंडर सीईओ, अमित लोढ़ा हैं जो आईजी हैं आईपीएस, उन्होंने किया, तो उनके साथ भी हिंदी में ही करता हूँ। और या यू आर राइट कि हम, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम 1-0 है, देयर इज अ तो होल मैं बताता हूँ, जैसे एक बार क्या हुआ, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स थे, वो कभी उनके मुंह से मैंने कोई हिंदी का वर्ड नहीं सुना, तो मैं सोचता था उनको हिंदी आती नहीं होगी। मैं ऐसे सोचता था। क्योंकि मेरे लिए जो मीडियम चेंज हुआ है वो सीधे आईएएस एकेडमी लबासना जो मसूरी में है, वहां पे जाके चेंज हुआ है मेरा मीडियम। उससे पहले तो मैं हिंदी मीडियम में ही चल रहा था, पूरा का पूरा एग्जाम भी यूपीएससी का हिंदी मीडियम में दे दिया। तो वहां जाके वहां पे एक फैकल्टी मेंबर थे, वो साउथ से कहीं से थे, वो कभी उनके मुंह से हिंदी का वर्ड नहीं सुना, तो मुझे लगता था कि इनको हिंदी आती नहीं होगी, जेनविनली नहीं आती। बट एक बार मैंने उनको जो एक फैकल्टी मेंबर्स के बीच में बात करते हुए सुना, तो शी वाज लाइक कि पूरी तरह वो हिंदी में ही गप मार रही थी। हाँ, तो ये है इंडिया का एक अजीब सा सिस्टम हाँ। बना हुआ है। तो जब आईएएस का रिजल्ट आया, आप कहाँ थे, कैसे आपको पता लगा, और जब आपने रैंक देखी, आपका मतलब क्या वो दिन क्या था, क्या हुआ, आपको क्या फील हुआ? जो लड़का मेरठ का एक हिंदी मीडियम स्कूल, लोअर मिडिल क्लास घर से, और फिर आज आईएएस का एग्जाम दिया और ऐसे आया, तो क्या वो दिन क्या था? ओके, तो वो उस दिन क्या है कि तब एक दिन पहले यूपीएससी ने वेबसाइट पे डाल दिया था कि कल दोपहर में रिजल्ट आए। तो ऐसे हमेशा होता नहीं है, पर उस साल उन्होंने पता नहीं ऐसा इनिशिएटिव लिया था। तो मुझे उस दिन सैटरडे को रिजल्ट आना था, फ्राइडे तक मैंने नौकरी की, और फ्राइडे को, सैटरडे सुबह सुबह में
बस लेकर के दिल्ली से मेरठ अपने घर पहुंच गया। और घर पहुंच के आई एम लाइक वेटिंग कि दोपहर में रिजल्ट आएगा। तो मेरे घर वाले पूछ रहे हैं, मेरी भाभी पूछ रही है कि कैसा लग रहा है आपको भैया, ये वो। तो मैं एक्चुअली थोड़ा सा अलग टाइप का आदमी हूँ, तो मैंने उस समय तक थोड़ा जीवन में कई सारे धक्के खा लिए थे और कई सारे तरह के धूप छांव देख ली थी। तो आई वाज लाइक कि दोनों तरह से कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि मेरी रैंक 1 ही आ जाए, ये बोला मैंने उनको, और हो सकता है कि मेरी 1000 में एक भी नाम ना आए। तो मैं दोनों के लिए तैयार हूँ, और एक्चुअली मैं तैयार था। और करीब 1 सवा बजे मेरे पास एक फोन आया मेरे एक फ्रेंड का कि तुम्हारा रोल नंबर यही है क्या? मैंने कहा हाँ यही है। तो वो तो बस बौखला के पागल हो गया, वो तो कह रही आपकी रैंक 13 आई है, और मतलब एकदम। उसके बाद जो फोन बजे हैं मेरे, और कितने फोन, जो वो कॉल लॉग होता है उसमें क्या होता है, 30-40 ही कॉल लॉग आते थे उस टाइम में जो मेरा फोन था। तो वो इतने सारे फोन आए, इतने सारे फोन मिस हो गए कि मुझे आज पता ही नहीं कि उस दिन किस किसने फोन किया। वाह। और एक एक तो आए बाद में, एक हमारे सीनियर थे जो पहले टीचर रहे थे, वो आए कि मैंने आपको 18 फोन किए। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं आपने मुझे 18 फोन किए। वो घर आ गए फिर जब वो फोन ही नहीं मिल रहा है तो। हाँ, करेक्ट, करेक्ट। And then what? What did you do? And how did that change you? ओके, सो एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं आईएएस बना तो उसमें आई वाज क्वाइट मेच्योर एनफ, एमफिल कर चुका था, 2 साल पार्लियामेंट में भी नौकरी कर चुका था। तो कुछ है तो मतलब बहुत मैजिकल है इसके बारे में। और इंडिया में है तो मतलब इंडिया में ना यूपीएससी क्वालिफाई करने का एक बड़ा है, मतलब Of रोला course, है ना? of course. मैंने तो सुना है लोग खड़े हो रिश्ते मिल जाते हैं। I don't know. I'm sure these are all fake stories, but हमने सुना है कि ऐसे लोग रैंक देखते हैं और रिश्ते घर पे आ जाते हैं। आपके भी आ गए थे? हाँ, रिश्ते बिल्कुल, रिश्ते भी आते हैं। और क्या कहते हैं, सबसे आते पहले तो जब आते तेरे रिजल्ट कैजुअली बता आया, रहे हो। ऐसे कह रहे सबसे हो पहले जैसे जब कि रिजल्ट आया तो बहुत सारे मीडिया वाले आ गए, जो मतलब जो बड़े बड़े नेशनल न्यूज चैनल वाले हम्म, हैं, उनका जो लोकल वो होता है, वो सारे के सारे घर पे आ गए। तो घर वाले भी एकदम डर गए कि ये क्या हो रहा है। तो वो सब रहता है, मतलब ये चीज तो है। हाँ, तो उसके बाद लगा शायद कुछ बड़ा ही हो गया है वास्तव में, और मैं तो इस सपने को 10 साल से जी रहा था, तो इसलिए मेरे को था कि, पर जब सच में अचीव होता है तो थोड़ा अलग लगता है। of कहने वाली course. बात है, लेकिन जब बहुत सारे लोग एस्पायर करते हैं पर सच में आप बन पाओ, ये बहुत रेयर है। Of थैंक यू। course. Yeah, yeah. एंड देन उसके बाद आप मसूरी गए एंड देन यू सेड वहाँ पे सडनली सारी टीचिंग इंग्लिश में हो गई, बट तब तक बिल्कुल। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल थे, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, और यू फेल्ट कि यार अगेन यार ये अंग्रेजी वाले शुरू हो गए अभी, हाँ और नहीं, एक्चुअली मैं वही बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि बीच बीच में इंग्लिश यूज करना, थोड़ा बहुत इंग्लिश यूज करना इज ओके। आजकल इंडिया में काफी इंग्लिश भी लोग समझने लगे एज ए सेकेंड लैंग्वेज। पर जब इंग्लिश ही फर्स्ट बन जाए ना, तो एक हम्म, बार को दिक्कत तो होती है, क्योंकि वहां पे शुरू शुरू में तो कई लेक्चर समझ में नहीं आते थे, कहीं तो ऊपर से निकल जाते थे। पर धीरे धीरे जब उसको सुनना, क्योंकि जब वो कंपल्शन हो जाता है ना, क्योंकि मैं भी एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाह रहा था, मैं भी हिंदी में कंफर्ट था। तो लेकिन वहां जाके मुझे थोड़ा सा उस कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ा, कि क्लास में आपको बैठना ही है, सुनना ही है, तो सुन के कुछ फिर आपको उस पर ध्यान दोगे तो समझ में आता है। तो ऐसे करके वो भी मेरे को लगता है शायद अच्छा ही रहा। और उससे मैं इंग्लिश लिसनिंग जो है, पूरे पूरे लेक्चर्स, पूरे पूरे दिन इंग्लिश को ही सुनते रहना, उसमें कंफर्टेबल हो गया। उसका ये फायदा हम्म, हुआ। राइट। एंड देन कितनी देर की ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ थी जैसे? ओके, ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है एक्चुअली। लवासना जो है वो बहुत ही आइकॉनिक और बहुत ही ब्यूटीफुल भी है, और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है एक तरह से। तो वहां पे हम लोग गए तो क्या होता है, पहले फाउंडेशन कोर्स होता है सबसे पहले। वो करीब 3 महीने का होता है। उसमें सभी सिविल सर्विसेज के लोग होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस एंड ऑल सारे सिविल सर्विसेज होती है। वो फाउंडेशन कोर्स होता है, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और इस तरह की चीजें, लॉ, ये सब बेसिक बेसिक चीजें सिखाई जाती है। उसके बाद फेज फिर क्या होता है, अपनी सर्विस स्पेसिफिक ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जैसे आईएएस की ट्रेनिंग लवासना में होती है, मसूरी में, बाकी लोग अपनी अपनी अकेडमीज में चले जाते हैं। जैसे आईपीएस वाले हैदराबाद चले जाते हैं, आईआरएस हम्म, वाले नागपुर चले जाते हैं। तो ऐसे होता है। एक हमारी वो फिर एकेडमिक्स ही हो जाती है ट्रेनिंग, उसके बाद फिर पूरा पढ़ाई ज्यादा होती है उसमें। तो वो किया मैंने प्रोफेशनल कोर्स फेज 1। उसके बाद इस बीच में एक और चीज होती है, उसे विंटर स्टडी टूर बोलते हैं, जिसका नाम फेमस है भारत दर्शन। तो भारत दर्शन जो होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। उसमें काफी हद तक आप पूरे देश को कवर करते हो, नॉट कम्प्लीटली, बट उसमें आपको अराउंड 45 डेज में पूरा एक्सपोजर कराया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको आर्मी के साथ रहना पड़ता है थोड़े दिन, नेवी के साथ, एयरफोर्स के साथ, कोस्ट गार्ड के साथ, आपको नक्सल एरिया में आपको ले जाया जाता है। आपको
पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स में ले जाया जाता है, गवर्नमेंट के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, सबका आपको एक्सपोजर कराया जाता है उन 45 डेज में, देश में अलग अलग जगह पे। तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपोजर होता है। इसके पहले विलेज विजिट भी कराई जाती है, उसमें आपको, कई लोग तो ऐसे होते हैं जिन्होंने विलेज ही नहीं देखा होता कभी, ऐसे भी लोग होते हैं, क्योंकि आजकल अर्बन पॉपुलेशन बहुत है, और फिर कई लोग तो अच्छे अच्छे कॉलेज में आपके जैसे बढ़िया बढ़िया लोग आते हैं, तो वो फिर विलेज भी कई बार नहीं देखा होता कुछ लोगों ने। तो वो विलेज में एक हफ्ते रहना होता है वहाँ जाके, और कोई बहुत ही डिस्टेंट विलेज होता है, और वहाँ जाके वहाँ की जो एजुकेशन, वहाँ की हेल्थ, वहाँ की जो पंचायती राज के जो कामकाज हैं, उन सबको समझना पड़ता है, वो सब चीज़ें भी होती है। उसके बाद जब आप ये एकेडमी वाला पार्ट हो जाता है, लगभग 1 साल का होता है, उसके बाद फील्ड में आ जाते हो। फील्ड में आ जाते हो तो आपको प्रॉपर एक तरह से आपको प्रोबेशनर हो आप अभी, और आप असिस्टेंट कलेक्टर की पोस्ट पे आपको भेज दिया जाता है, और आप जो कलेक्टर होते हैं, डीएम जो होते हैं, उनके साथ रह के आप सीखते हो, प्रैक्टिकली सीखते हो, उनके साथ रहते हो, कैसे वो इंस्पेक्शन करते हैं, कैसे वो सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, कैसे वो पब्लिक डीलिंग करते हैं, वो सब चीजें आप प्रैक्टिकली सीखते हो। आपको कुछ इंडिपेंडेंट चार्ज भी दिए जाते हैं, आपको तहसीलदार बनाया जाता है, आपको बीडीओ बनाया जाता है, आपको एसडीएम बनाया जाता है, तब आप सीखते हो कि एक्चुअली कैसे काम होता है, और जिम्मेदारी आती है। उसके बाद वापिस एक बार एकेडमी जाते हैं, और वहां जाके अपनी डीब्रीफिंग होती है, हम लोग जो सीख के आए हैं वो एक दूसरे को बताते हैं, उस तरह का होता है, वो छोटा सा फेज होता है। एक छोटा सा फॉरेन स्टडी टूर भी होता है 1 हफ्ते का। जैसे मेरे केस में मैं सिंगापुर गया था, सिविल सर्विस कॉलेज, लंदन में भी ऐसे कई सारी जगह हैं सिविल सर्विसेज के जो कॉलेजेस है, वहां पे जाके करते हैं। ऐसे करके फाइनली 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है, एंड फाइनली आपको स्टेट में जो भी आपका कैडर है वहां पे आपको भेज दिया जाता है। मेरे केस में राजस्थान था, तो मुझे राजस्थान भेज दिया गया। वेरी नाइस। आपने मोटिवेशन बुक्स लिखी, राइट? डोंट यू क्विट, आपने खुद करके दिखाया, और बहुत ही, आई वुड से इट्स नियर इम्पॉसिबल। आई स्टिल फाइंड इट वेरी हार्ड टू बिलीव कि ऐसे इतनी बढ़िया रैंक लाना किसी के लिए भी मुश्किल है, और हिंदी मीडियम में लाना तो इट इज़ वेरी रेयर इवेंट। व्हाट इज़ योर मोटिवेशन फिलॉसफी? जो इसमें तो है ही, पर आप कैसे अपनी लाइफ, जैसे कई, कैसे लाइफ को अप्रोच करते हो? अब मेरे को थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही गया है। अब मेरी शादी हो गई, बच्चा भी हो गया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं थोड़ा अब जो है, मतलब उम्र हो रही है, बढ़ती जा रही है धीरे। अब आई एम 34, है ना। तो मुझे समझ में आता है कि जो मेरा मोटिवेशन है, और पता नहीं ये बचपन से ही आदत ही इस तरह की है, जो मैंने पहले ही बताया था, कि जो भी काम है वो सिंसियरली करता हूँ, तो उसमें क्या है, वो भी एक तरह का मेरे को मेडिटेशन लगता है। जैसे मैं अपने ऑफिस आवर्स में इतना ज्यादा डूब के ऑफिस का काम करता हूँ, जो भी मेरे को काम असाइन किया गया है, कि वो भी मेरे लिए काइंड ऑफ मेडिटेशन है। मैं उसमें उससे मुझे घर का ध्यान ही नहीं आता। इनफैक्ट मेरी बीवी फोन करती है, मैं कहता हूँ अभी बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे, ऐसे करके चलता है। फिर उसके बाद जब ऑफिस से घर आ जाता हूँ, भले ही मैं लेट काम फिनिश करके जब आता हूँ, उसके बाद में घर में खूब अच्छे से इन्वॉल्व हो जाता हूँ। अपना बच्चा मेरा 1.5 साल का, उसको खिलाना, ये वो अच्छे से, खूब अच्छा। फिर थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालता हूँ, थोड़ा सा वीकेंड पे, अगर वीकेंड पे एक्चुअली ऑफ मिल जाए, कई बार क्या, तो वीकेंड पे भी जाना पड़ता है, तो वीकेंड पे अगर एक्चुअली ऑफ मिल जाए, तो फिर मैं अपनी हॉबीज के लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालता हूँ। तो आपकी इस तरह से। हॉबीज भी तो इतनी हाई फाई हैं, हाँ। लिटरेरी हॉबीज और लिटरेरी इवेंट्स, और ऐसे बुक्स पढ़ना होती हैं, हाई फाई क्लासिक्स, ये वो आपकी हॉबीज हैं। ऐसे तो नहीं है आपकी हॉबी की टिकटॉक देखो या नहीं, टिकटॉक इंस्टाग्राम ऐसा रील्स देखो, मैं देखो। आपको एक इंस्टाग्राम चीज रील्स, अब बिल्कुल तो देखता हूँ, टिकटॉक मैं बंद हो बिल्कुल गए, देखता देखते हूँ। हो? आपको क्या लगता है कि मैं बहुत, आपको मैं शक्ल से इतना बोरिंग लग रहा हूँ, लेकिन मैं इतना नहीं, बोरिंग हूँ बोरिंग की बात नहीं, आप इतने डेडिकेटेड, आपने खुद ही कहा आप इतने सिंसियर हो। बोरिंग तो आप बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि जो लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब आप बोरिंग तो नहीं हो, क्योंकि जो नहीं। एक अरे घंटे मेरी से ऊपर बहुत हमारी बातचीत चालू है। बहुत वेराइड वो हॉबीज है मेरी, और मैं वीडियो कंटेंट वगैरह भी काफी देखता हूँ, क्योंकि वो भी एक अच्छी चीज है, कोई खराब चीज नहीं है। बस उसमें एक ही खतरा है कि उसमें आप मोबाइल में जब आप देख रहे होते हैं, जैसे आप रील्स देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, और वो रील एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आती ही चली जाती है, और आप हाँ, कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो पता ही नहीं चलता, 1 घंटा 2 घंटा कब बीत जाता है। तो वो थोड़ा सा उसको तो चेक करना ही पड़ता है, क्योंकि अपन नहीं नौकरी वो कर। उसके बारे में आप क्या बोलोगे? स्पेशली आप, ऑफ कोर्स आपकी जॉब में भी इफेक्ट करता है, बट स्पेशली जो यंग लोग हैं, जो 15 से, एंड मोस्ट ऑफ द ऑडियंस वाचिंग दिस 18 to 30 के बीच हैं निशांत, मेरे यूट्यूब के जो स्टेटिस्टिक्स हैं। और वो लोग अगर, उनके लिए कितना, मेरे को लगता है बहुत ही क्रूशियल टाइम है, और फोन जो है बड़ी यूजफुल चीज भी है और बहुत खतरनाक चीज भी है। सो उसके बारे में आप कुछ बताएं, आपको मैं क्या फ्रैंकली थॉट्स हैं? बताऊं, जब मैं यूपीएससी का एग्जाम दे रहा था उस समय तक, वो बात है 2013-14 की, उस समय तक डेटा जो इंडिया में है वो इतना सस्ता नहीं हुआ था।
हाँ उस हाँ। समय तक जैसे वो नहीं हुआ था कि सुबह उठ के ब्रश करके अब डेटा खर्च करना 1 GB, वैसा नहीं था तब, क्योंकि तब 1 GB तो 1 महीने में यूज करते थे। हम्म। तो वो एक बड़ा मतलब एक तरह से हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, क्योंकि बच गए हम, आप। हाँ, और मैं सच बता रहा हूँ आपको, 2012-13 में व्हाट्सएप पॉपुलर हुआ था, उससे पहले इतना नहीं था। तो मेरे को एक फ्रेंड ने बताया था, यार एक बड़ा अच्छा ऐप है। मैंने कहा क्या है भाई? तो उसने कहा व्हाट्सएप, इसमें ऐसे ऐसे मैसेज, तो मैंने वो उस दिन ज्वाइन किया था। 2013 की बात है ये। तो मैं एक तरह से अपने को थोड़ा लकी भी मानता हूँ, मैं और मेरी जनरेशन जो थोड़ी आपकी जस्ट बाद वाली जनरेशन है, और अपनी अपने बाद वाली जनरेशन आ गई है, तो हम लोग थोड़े से लकी हैं कि हमारे टाइम में सोशल मीडिया इतना प्रेवलेंट नहीं था, तो हमारे को हम्म डिस्टरबेंस और डाइवर्ट होने वाला ऑप्शंस थोड़े कम थे। अगर हम टाइम पास भी करते थे तो हम फिजिकली जाते थे, कि जैसे अगर हमें मूवी देखनी है तो हम सिनेमा हॉल जाते थे। ऐसा नहीं था कि हम वो मोबाइल पे ही देखे जा रहे हैं, यूट्यूब भी, मोबाइल पे हम्म। इंस्टाग्राम रील्स या टिकटॉक, वो नहीं था। तो ये है। लेकिन अब क्या करें, चलो वो तो टाइम था जब थोड़ा कम था सोशल मीडिया, अब तो है, अब क्या करें? दैट इज हम्म। द क्वेश्चन। आप बताओ क्या करें निशांत, इफ यू हैड अ younger brother और younger sister या मे बी वंस योर चिल्ड्रन आर ग्रोइंग, आप उन्हें क्या कहोगे अगर अब वो देख, क्योंकि क्या है ना निशांत, बहुत लोग यहाँ पे स्पेशली मेरे चैनल पे देखो, लोग चाहें तो नूरा फतेही के आइटम नंबर भी देख सकते हैं यूट्यूब पे, पर लोग हम दो बुड्ढों को देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? जो भी देख रहे हैं, सारे नहीं देख रहे, लेकिन जो भी देख रहा है और जो यहाँ तक पहुंचा है, वो कुछ ना कुछ लाइफ में बनना चाहता है, और वो कुछ राह चाहता है, वो कुछ दिशा चाहता है। और इसका मतलब चाह तो है, एम्बिशन तो है, लेकिन वो डिसिप्लिन नहीं आ पाता है, सेल्फ डिसिप्लिन की प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने कहा फोन का ये वो। तो आप क्या टिप्स देंगे उसमें? तो मैं ये टिप्स दूंगा कि कई बार ना थोड़ा सा लूज भी छोड़ना चाहिए खुद को। कुछ लोग कुछ ज्यादा ही डिसिप्लिन में चले जाते हैं, तो वो वीकेंड्स वगैरह पे थोड़ा सा अपने को लूज भी छोड़ना चाहिए। पर नॉर्मली दिनों में थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए। तो मैं जैसे अपने किसी कजिन को या अपना कोई जूनियर है या अपना कोई फैमिली मेंबर है, तो अगर मुझे एडवाइस करना हो तो मैं उसको ये सलाह दूंगा कि भाई, मैं ये तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि वो इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं बनाए, क्योंकि हम्म। इट्स इट्स नॉट पॉसिबल। अगर मैं आज किसी 15 साल के 18 साल के लड़के को बोलूँ कि तुम इंस्टाग्राम ज्वाइन ही नहीं करोगे, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। वो करेक्ट। अदरवाइज किसी न किसी फेक नेम से कैसे न कैसे ज्वाइन तो करेगा ही करेगा। तो इसलिए बेटर है हम ऐसी बेवकूफपन की सलाह ना दें उसको। हम उसको प्रैक्टिकल बात कहें कि भाई आप ज्वाइन करो, खूब अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा टाइम फिक्स करो, ताकि आपकी पढ़ाई या आपकी जो भी क्लास चलती है, जो आपकी ट्यूशन चलता है, वो सब अच्छे से हो सके। तो हम्म ये चीज है। और प्लीज जब भी आपकी छुट्टी हो वीकेंड पे, तो जो आपको शौक है ना, उसके लिए टाइम निकालो। अगर आपको मूवी देखनी है, ओटीटी, आजकल तो ओटीटी पे ही देख रहे हैं, सिनेमा हॉल हम्म तो ऑलमोस्ट अभी नहीं खुले हैं पूरी तरह। हम्म या फिर आपको जो है मतलब म्यूजिक का शौक है, या फिर आपको मोटिवेशन सेल्फ हेल्प का भी शौक होता है, तो आप चेतन भगत जी का देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, या जो भी आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म, तो वो वीकेंड पे आप उसके लिए टाइम निकालो। हम्म तो मुझे लगता है अगर ऐसे करो तो हो सकता है, और ये बहुत फिजिबल बात है, कोई मैं ऐसी बहुत ही टफ बात नहीं कह रहा हूँ। आप ज्वाइन करो, आपको जो मन करता है वो करो, पर वीक डेज में तो आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यू विल, सब कुछ मैस हो जाएगा। हम्म। और ये जब फेलियर आता है, आपके साथ भी आया, आपने एक अटेम्प्ट आपका नहीं सही गया, और मतलब लाइफ में फेलियर आते ही रहते हैं, आई एम श्योर और भी आए होंगे। अम, तो वापस रिकवर करके फिर से मेहनत की राह पे लग जाना, लाइक हाउ हाउ डू यू डू इट एंड हाउ डू यू रिकमेंड पीपल डू इट? मुझे लगता है कि लाख मुश्किल जमाने में है, पहले एक सीरियल आता था उसकी नंबरिंग में आ रहा था कि लाख मुश्किल जमाने में है, रिश्ता तो बस निभाने में। क्या हम्म होता है कि हम जब कई बार जब सक्सेस की टाइम पे हम लोग जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं, या जब अपनी करियर की राह पे आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा फैमिली को इग्नोर करने लग जाते हैं। उस समय थोड़ा रहता है, एक टाइम ही ऐसा होता है, रिबेल टाइप का टाइम होता है वो, 21 से लेके 26-7 तक चलता है वो। उसमें आदमी सोचता है कि नहीं नहीं, मेरे पापा सही नहीं थे, मेरी मम्मी का डिसीजन सही नहीं था, मैं सही हूं। तो वो चीज थोड़ी गड़बड़ करती है। उसमें क्या होता है, फैमिली वाले आपको लेके परेशान होते हैं, वरीड होते हैं, और वो गलत भी नहीं है। उनको लगता है हाँ भी करियर सेटल हो जाए इसका, ये अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। तो मैं जैसे अगर अपनी बात करूं, आई वॉज लकी एनफ कि मेरी फैमिली मेरे साथ थी हर मोमेंट। जब मैं यूपीएससी में पहली बार में फेल हो गया, या फिर मैंने पहले नौकरी भी छोड़ी, जो भी अपनी मर्जी से जो भी डिसीजन लेता गया, उसमें मेरी फैमिली उस पर मुहर लगाती चली गई, ठप्पा हम्म लगाती चली गई। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैंने भी अपनी फैमिली को इग्नोर नहीं किया, और मेरी फैमिली ने मुझे कभी इग्नोर नहीं किया। तो दैट्स हाउ, ऐसी फ्रेंड्स भी मैंने कुछ अच्छे फ्रेंड्स कमाए, जो जिन पे मैंने भी इन्वेस्ट किया अपना टाइम और अपना प्यार इन्वेस्ट किया, उन लोगों ने भी मेरे को रिटर्न में। तो ये चीज है, रिलेशंस कमाए मैंने, और उसकी सहायता से वो बुरे वक्त में वो लोग मेरे काम आए,
चाहे वो जरूरी नहीं कि कोई फाइनेंशियल हेल्प करता है, इमोशनल हेल्प भी चाहिए होती है उस टाइम पे ना। तो उस समय जो आपको थोड़ा सपोर्ट कर देता है, संबल दे देता है, वो आदमी बहुत बड़ी चीज हो जाती सो फाइंडिंग सम सपोर्ट, फैमिली, फ्रेंड्स जो भी है। आपकी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या रहा है, मोमेंट या फेज? और सबसे सैडेस्ट मोमेंट या फेज अब तक क्या रहा है। ओके, हैप्पीएस्ट फेज तो मैं कई सारे मोमेंट्स हो सकते हैं। एक मोमेंट मुझे सर्विस का याद आता है, मैं आपको बताता हूँ। जब ट्रेनिंग पूरी हो गई, ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आपको स्टेट में भेज दिया गया और आपकी पहली पोस्टिंग होती है एसडीएम। है? एसडीएम जो होता है, जो एक तरह से एक जिला होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, उसमें कई सारे एसडीएम्स होते हैं। तो वो अपने हम्म। अपने उसके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मैं फॉर्चुनेटली कहीं इस चीज को कि मैं मुझे जो भेजा गया वो ट्राइबल एरिया में भेजा। मैं एसडीएम बना। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है कोटड़ा, जो बिल्कुल 95% ट्राइबल पॉपुलेशन है, पूरी तरह एक भील ट्राइब के लोग वहां पे रहते हैं। वहां पे मैं गया और मैं क्योंकि हूँ तो अर्बन ही काफी, तो मुझे वहां जाके एकदम मेरे लिए थोड़ा सा नया था वो चीज, और वहां पे थोड़ा कहते हैं कि उतना सेफ भी नहीं है और काफी सारी चीजें वहां पे, तो वो सब चीजें थी। मैं वहां पे पहुंचा और वहां पे जाके मैंने अपना काम करना शुरू किया, जो भी प्रशासन का काम होता है, जो भी योजनाएं चलती हैं सरकार की, उनको उनको मॉनिटरिंग करना, वो सब शुरू किया। ऐसे क्या हुआ, एक गांव था वहां पे, जो जहां पे मैं था वो उदयपुर से 2.5 घंटे दूर था, और वो जो गांव था वो वहां से भी 2 घंटे दूर था, और उसका रास्ता भी बहुत ज्यादा ऐसे पहाड़ों में को होके था। वहां के जो लोकल पीपल थे वो कई सारी चीजों को लेके एजिटेट कर रहे थे। काफी ज्यादा वो ट्राइबल्स थे, तो एजिटेट काफी ज्यादा कर रहे थे कि हमारे यहाँ रोड ये वाली नहीं बनी है फॉरेस्ट एरिया में। ऐसे करके उनकी बहुत सारी डिमांड्स थी कि हमारे यहाँ जो सरकारी डिस्पेंसरी उसमें एएनएम नहीं आती है, या फिर हमारे यहाँ रोड नहीं बनी है, पुलिया जो है खराब हो रही है उसको ठीक कराओ। ऐसे करके वो काफी एजिटेशन करते थे। मैंने क्या किया, जब मैंने ज्वाइन किया उसके कुछ दिन बाद ही मेरे को ऐसे पता बताया गया कि अब वो फिर से करने वाले हैं। तो एक जो प्रशासन होता है उसको चिंता होती है कि भाई सब चीजें शांति रहे, ड्रॉ एंड ऑर्डर रहे, वो ये चाहते हैं। तो मेरे को लोगों ने कहा कि अब क्या होगा फिर। मैंने कहा कि ऐसा है, एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं वहाँ पे। तो लोगों ने कहा नहीं सर, वो सेफ नहीं है, वो एरिया थोड़ा ठीक नहीं है, आप मत जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं। मैंने क्या किया, सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट की मशीनरी होती है, हर जगह होती है, और ऐसा नहीं कि वो खराब ही काम कर रही है, अच्छा काम कर रही होती है। मैंने क्या किया, पूरे वो बीडीओ को लेके, तहसीलदार को लेके, पुलिस को लेके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को लेके, पीडब्ल्यूडी वालों को लेके, हम लोग 7-8 गाड़ियों में हम लोग उस पूरा कोटड़ा से भी 2 घंटे आगे वहां पे उस गांव में, पर्टिकुलर गांव में गए। और लिटरली उस गांव में जाके पता है वहां पे उन्होंने एक अपनी खास तरह की आवाज निकाल के लोगों को बुलाया। मतलब आप समझ रहे हो ना, उस तरह का, इतना ज्यादा वो एक तरह से अभी दूर है हम्म। मेन स्ट्रीम से। उन्होंने बुलाया, फिर वो सारे लोग इकट्ठा हो गए। हमने उनमें क्या है, ट्रस्ट बिल्ड किया। हम जाके उनके साथ उनकी 3-4 खाट लगा दी, उनके जो क्या मुखिया टाइप के लोग होते हैं वो आ गए 4-5 लोग, और हम लोग सारे बैठ गए। मैंने कहा अब आप एक एक करके जो भी प्रॉब्लम है आपकी सारी बताओ। मैं यहाँ से तभी जाऊंगा जब आपकी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन स्टार्ट हो जाए होना। एकदम में एक दिन में तो होगा नहीं, पर आज आपका सोल्यूशन शुरू कर देंगे हम। तो उन्होंने एक एक करके बताई। मैंने कंसर्न डिपार्टमेंट को कहा आपने ये क्यों नहीं किया, इसको करो, अब करो। इस तरह से करके एक एक चीज करके उनको सारी चीजों का ऑलमोस्ट उनको हो गया कि हाँ ये हो जाएगा। तब उसके बाद हम वहां से निकले, तो वो जो खुशी मिली लाइफ में, मैं उसको आपको ना बयान नहीं कर सकता। फिर क्या हुआ, वो जो काम शुरू हुए, वो जो क्या होता है, फॉरेस्ट एरिया में कोई रोड बनती है तो उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है। तो वो फॉर्मेलिटीज में 3-4 महीने का टाइम लगा, बट जब मैं वहां से कहीं और जा चुका था तब मुझे पता चला कि फाइनली वो रोड भी बन गई है, वो सारे काम हो गए हैं, और वो लोग मतलब उनका एजिटेशन जो होता था हर 6 महीने में वो खत्म हो नाइस। सो यू वे लाइक यू मेड अ डिफरेंस एंड आई थिंक दैट इज व्हाट सबसे ज्यादा आपको वो दैट्स व्हाट यू सीक इन लाइफ। गया। निशांत मोस्ट वांट्स दैट एक्चुअली, टू मेक अ डिफरेंस। यस। और सिविल सर्विसेज की यही खासियत है। करेक्ट, यू आर इन द राइट जॉब। टफेस्ट फेज अब तक आपने मेरे को, आई कैन गेस, आपने काफी अपनी स्टोरी बताई, बट इन ऑल दीज फेजेस टफेस्ट फेज कौन सा था लाइफ का? एक्चुअली क्या मैंने बताया ना, हम तो मतलब खतरों के खिलाड़ी टाइप आदमी है, बचपन से टफ ही था फेस। लाइफ ही टफ रही है। लाइफ ही टफ रही है। हाँ, ठीक है। जैसे वो अ, एक वो है ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। सही बात है, इतनी वाह। मुश्किलें रही कि सब आसान ही रहता है, आसान ही लगता है सब। सब आसान लगता है। जाते जाते जो यंगस्टर्स ये देख रहे हैं, एज अ फ्रेंड ही कहो, क्योंकि हम ऐसे ज्ञान नहीं बांट रहे हैं यहाँ, एज अ फ्रेंड आप क्या कहना चाहोगे उन्हें, जो कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में, शायद समझ नहीं आ रहा कैसे, या शायद कॉन्फिडेंस की कमी है, या डिसिप्लिन की, जो वट जो भी है, पर कुछ बनना चाहते हैं, उनको आप क्या कह के जाना चाहते हो?
देखिए जैसा कि आपने कहा कि जो लोग अभी ये सुन रहे हैं वो सारे ही लोग वो हैं जो कुछ तो करना चाहते हैं, अच्छा कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तभी वो सुन रहे हैं, वरना वो कुछ और देख सकते थे। हम्म। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि एक तो आप अपनी स्ट्रेंथ को और वीकनेस को थोड़ा सा एनालाइज करो, क्योंकि अब नाउ यू आर 18 और मे बी 20, आपकी एज थोड़ी सी मेच्योर वाली हो रही है। 12th तक आते आते पता चलने लगता है कि मेरी क्या वीकनेस है और मेरी क्या स्ट्रेंथ है। उसको थोड़ा सा एनालाइज करो और प्रैक्टिकली अपने काबिलियत और अपने उसके हिसाब से अपनी एक तरह से लिमिटेशंस भी देखो। हो सकता है कि कुछ लिमिटेशंस भी हो, उसके हिसाब से अपना करियर को सोचो। और बड़ा सोचो, मैं बड़ा सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक प्लान भी बनाओ। हम्म। वो मैं आपकी ये बुक में बात, चैप्टर भी है। हाँ बिल्कुल इंसिस्ट करना चाहता हूँ कि एक प्लान भी बनाओ, उसमें हेल्प लो, अपने पेरेंट्स की हेल्प लो, टीचर्स की हेल्प लो। करो करो वही जो करना है, आपका जो मन है, पर प्लान भी सोच के रखो। तो प्लान है ये बात आपका मैं, आईएएस था जो हो गया, और प्लान भी आपकी वो जॉब थी जो पार्लियामेंट में ट्रांसलेटर वाली, इज दैट हाँ करेक्ट? वो थी। इसके अलावा मैं एमफिल भी था, तो आई कुड हैव परस्यूड पीएचडी आल्सो, एंड देन हम्म। एकेडमिक्स में भी जा सकता था। प्लस फ्रीलांस राइटिंग का मेरा शौक था, जो हम्म। अब नहीं कर पाता मैं ज्यादा, पर हाँ अगर मैं नहीं बंदा आईएएस तो मैं ज्यादा करता। करेक्ट। दैट वाज फैंटास्टिक निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सच में एक मिसाल हो, और ना सिर्फ मिसाल हो, बहुत ही हम्बल भी हो, बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए हो, और असली हीरो आप हो, मैं तो यही सर कहता हूँ। बस मैं, मेरे को दो बॉलीवुड। मिनट दीजिए सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप मुझे अगर, क्योंकि आपने मुझे क्या ऑफ है कोर्स। लगातार अपने सवालों के मेरे ऊपर जो है गोले दागते रहे आप में लगातार जो है, पर अरे अच्छी प्यारे बात ये प्यारे रही। गोले थे यार, ऐसे क्या खतरनाक गोले तो नहीं देते, प्यार लड्डू थे, लड्डू। हाँ ठीक है, वो लड्डू थे। तो लेकिन सबसे ज्यादा मजा मुझे आया कि मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि चेतन भगत, जो जिसको हमने अपनी एडोलोसेंस एज से देखा है कि जो हमारी, मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, जो हमारे जो मेरठ से मैं हूँ और जहाँ से बिल्कुल एक टियर 3 टियर 4 सिटीज भी जो है ना इंडिया में, वहां पे भी आपकी रीडर्स मौजूद हैं। और हिंदी मीडियम या वर्नैक्युलर लैंग्वेज मीडियम वाले लोग भी आपकी किताबें, सब लोग बहुत मन से पढ़ते हैं। और आपने खुद ही कहा कि इंग्लिश सीखने के लिए भी कई लोग आपकी किताबें पढ़ते हैं। कितना अमेजिंग है। और मुझे नहीं पता था कि चेतन भगत नाम के इतने बड़े आदमी से, एक बार को आदमी सोचता है कि यार पता नहीं कितने वो होंगे, मतलब आप मुझे हम्बल कह रहे हो, मुझे लग रहा है आप ही सबसे ज्यादा हम्बल हो। कि लास्ट टाइम भी मैंने आपसे बात की, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो यू मेक, जिससे आप बात करो उसको इतना कंफर्टेबल कर देते हो आपकी वो, बेचारा वो मतलब कई सारी ऐसी बातें बता देगा जो वो शायद किसी को बताना नहीं चाहे। यही तो तो है, जाल बिछाया प्यार का हमने। नहीं। तो वो है आपकी कहानियां, तो खैर है, अब देखो सब लोगों को पता ही है। पर मैं बस आपसे ये इस इंटरव्यू के एंड में अपने जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए पूछना चाहता हूँ एक सवाल कि आप, ये जो इलीट कल्चर है, जो एक हम्म। इलिटिज्म है इंग्लिश में, खासतौर पे इंडिया में जो इलिटिज्म है, उससे आपने कैसे, तो उसके सामने आप डट के खड़े, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे लोग आपको अटैक भी करते हैं इस बात को लेके कि ये आदमी इतना ज्यादा, इसकी लीडरशिप जो है वो नॉर्मल लोग में क्यों है, वो भी उनको हम्म। उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो आपने उससे क्यों, मतलब क्योंकि जो मैं जहां से आया, मेरी जो कहानी है, मैंने जो अचीव किया, कहीं ना कहीं आपका रास्ता थोड़ा अलग है, मैं थोड़ा नीचे से ऊपर आया, आप जो है आप ऊपर से नीचे भी जा रहे हो। तो आपको इतना ये कहाँ से आता है कि भाई मुझे उन लोगों के लिए भी काम करना है या उन लोगों के लिए भी कुछ कंटेंट देना है। पहली बात तो ऊपर नीचे है नहीं ना निशांत, ये तो इन्हें इलीट्स ने बनाया ना, ऊपर है नीचे है, मेरठ नीचे है, दिल्ली ऊपर है, किसने बनाया है? अगर आप मैप देखो तो फ्लैट है, ज्योग्राफी के हिसाब से सब नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैं। तो ये मैं हमेशा से माना हूँ कि ये मैं इसमें बिलीव ही नहीं करता हायरार्कीज में, स्पेशली लैंग्वेज की या जन्म की या औकात में मैं बिलीव नहीं करता। ये जो है ना इंडिया का, ये सिर्फ हिंदी में ही है आपके औकात, वर्ड इंग्लिश में है भी नहीं, कोई और भाषा में नहीं है। तो मेरा एम यही है कि मेरे को नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या हो गया, कई बार होता है किस्मत होती है, और क्यों मेरी ही किताबें, इतने अच्छे अच्छे राइटर, क्यों मेरी ही किताबें टियर 3 टियर 4 ऐसे ऐसे पहुंची, मुझे नहीं पता। पर अगर भगवान ने ये मेरे साथ कर ही दिया है, तो एक है कि मैं सिर्फ अपनी लव स्टोरी सुना के भी अपना काम चला सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है जब मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, जब मेरे पास एक तरीका है लोगों तक पहुंचने का, लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो क्यों ना मैं उसका और किसी चीज़ में इस्तेमाल करूँ, ट्राई तो करूँ। हर हर एक्सपेरिमेंट नहीं वर्क क्या करता, बात। लेकिन यूट्यूब करता है। आपको यूट्यूबर मैं 47 पे बना हूँ, एज अभी शुरू किया मैंने, और आप जैसे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा है, और एम यही है कि लोगों तक पहुंचूं। मेरे साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और बहुत जम के हुआ है, लेकिन
पर्पस की बात है। मैंने कहा यही तो तोड़ना है, ये डिस्क्रिमिनेशन जो मेरे साथ हो रहा है कि भाई यस, क्यों मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि भारतीय लोग मुझे पढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ नहीं हो रहा है, मेरे रीडर्स के साथ हो रहा है। अरे ओके, इसको तो मेरठ वाले पढ़ रहे हैं, ओ ओ तो ओ, डिस्क्रिमिनेशन वहां से हो रहा है। अगर ओके। तो वही तो तोड़ना है, तो ये वही तो कैसे तोड़ना है। कैसे स्नोब लोग हैं, कैसे घमंड दम्भी लोग हैं, ये दम्भी बोलते हैं इसको हिंदी में, कि भाई जिनको इस बात से ही प्रॉब्लम है कि आप इंग्लिश के राइटर हो तो आपको, उनके लिए तब तक आप अच्छे थे जब तक आप इंग्लिश के राइटर थे। जब आपकी इंग्लिश की किताबें टीयर 3 टीयर 4 में जाने लग गई, गाँव में जाने लग गई, या हिंदी और भाषाओं में ट्रांसलेट होके तब तक पहुंच गई, तो उससे उनको ज्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि उससे इनसिक्योरिटी होती है। एक कार्ड था कि आई रीड इंग्लिश बुक्स, आप बोल दो आई रीड इंग्लिश बुक्स तो सिर्फ 0.5% ऑफ इंडिया पढ़ता था, तो दैट मीन्स यू आर एक्सक्लूसिव। ओ ओ, अब एवरीबडी इज रीडिंग इंग्लिश बुक्स, व्हाई, व्हाट आर यू रीडिंग, यू रीडिंग चेतन भगत। सो दैट मीन्स समथिंग मस्ट बी रॉन्ग विद चेतन भगत, क्योंकि अगर सब पढ़ने लग गए तो उनका सिंहासन तो गया। ओके, पर तो इसने सिंहासन रास्ता कभी था क्यों ही खोल नहीं, दिया? ओके, सिंहासन इसने कभी था सबके ही लिए नहीं। इंक्लूसिव इंक्लूसिव क्यों बना दिया? वो जो ओके, डेमोक्रेटाइजेशन है वो करना जरूरी है। आज आपने ही कहा कि इंग्लिश, आप इंग्लिश से नफरत नहीं करते, आप इंग्लिश को मानते हो कि देखो जमीन पे तो इंग्लिश है ना, अब इंग्लिश से ही जॉब लगती है, इंग्लिश तो चाहिए। तो क्यों ना मेरे मेरे देश के सारे लोगों को मिले, मतलब व्हाई बिल्कुल सही। नॉट। सो दैट इज माय थिंकिंग। बट एनीवे मेरे तो बहुत वीडियो चलते हैं यार निशांत, तो आप देखते रहना, उस पर मैंने बनाए भी हैं इसी टॉपिक पे भी। बट आज आपकी बात थी एंड यू हैव डन समथिंग रियली रिमार्केबल, एंड आई नो कई साल हो गए उसको, और उसके बाद भी आप कर रहे हो, आज भी काम कर रहे हो, और हमारे देश के लिए काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, और बहुत मेहनती हो, आप कह रहे हो इतना मन लगा के काम करते हो। तो आप सच में मिसाल हो। और ये देश भी बदल रहा है, अब ये देश निशांत जैन को भी हीरो मानता है, ये नहीं कि जो एक्टर स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं किसी और का लिखा हुआ उसी को हीरो मानते हैं। वो अपनी जगह है, लेकिन वी नीड ऑल काइंड ऑफ इंस्पिरेशंस। एंड लोगों से मैं कहूंगा, अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जो यहाँ तक पहुंच गया इतनी देर तक एकदम एंड तक, कि प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, इस पे कमेंट दें, क्योंकि तभी यूट्यूब औरों को दिखाएगा। अगर आप चाहते हो लोग आइटम नंबर देखें तो अलग बात है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऐसे लोग वीडियो भी देखे जाने चाहिए, देन यू मस्ट लाइक, यू मस्ट कमेंट, यू मस्ट शेयर, अपने फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डालो, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप्स पे डालो, जो जो आपको पता है कैसे आपको करना है। एंड ऑफ कोर्स निशांत की कोई बात जो आपको छू गई हो, कोई बात जो आपको अच्छी लगी हो या नहीं भी लगी हो, या डिसएग्री भी आप करते हो, कोई बात नहीं, आप जरूर कमेंट्स में डालिए, क्योंकि मैं प्रॉमिस करता हूँ निशांत वो सारे कमेंट्स जरूर पढ़ेगा। बिल्कुल And मैं पढ़ूंगा maybe पक्का। he will respond also to, if he can, to some. So please करिए वो। And thank you so much guys, जैसे कि हमने कहा आप यहाँ तक पहुंचे, इसका मतलब आप औरों से अलग हैं, you want to be something in life. Thank you so much Nishant for your wonderful थैंक यू, time. Thank you थैंक so यू। much for coming. Thank you so much.